ठीक है, तो इसी तरह 2 वीक पहले हम अनाउंस करेंगे तो पूरे कंटेंट चैप्टर वाइज एक एक डिटेल उसमें मौजूद होगी कि आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। सर आज इवेंट है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 बजे है तो मेरे ख्याल में। यार वो है तो, लेकिन अभी हम इस क्लास को लेने के बाद फिर मैं उसको ज्वाइन करूंगा 4 बजे तक, तो खैर रिकॉर्डेड है तो आप लोग देख सकते हैं बाद में भी। तो क्लास ये हमारी इम्पोर्टेंट है, बाकी वो चीज़ें जो डिस्कस कर रहे हैं तकरीबन हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मेटावर्स के साथ किस तरह कनेक्टिविटी होगी, मेटावर्स के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ नई चीज़ें होंगी, कॉन्सेप्ट है तो अभी कॉन्सेप्चुअल है जो कि हम बार बार सुनते रहेंगे, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। यस, क्लास के बाद जो है 4 बजे उसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना, कोई इश्यू तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है सर, ठीक है। ओके अच्छा, फिर हम करते हैं भाई, सबसे पहले हम देखेंगे इलास्टिक फाइल सिस्टम क्या है, और ये NF न्यू फाइल यानी जो सिस्टम होता है NFS4 का जो वर्जन है उसको सपोर्ट करता है। इसी तरह ये जो लस्टर बेस है, लस्टर बेस में क्या है कि आपके मल्टीपल इंस्टेंस एक ड्राइव को माउंट करें, वहाँ से वो डेटा उठाएं, ठीक है, तो उसके लिए हम FSX को इस्तेमाल करते हैं जो कि फास्ट है या मल्टी इंस्टेंस को सपोर्ट करता है, जबकि ऊपर वाला जो है वो एक यानी आपके इंस्टेंस के साथ क्या होता है माउंट होता है, उसकी लिमिटेशन है। तो ये 2 हमारे पास तरीके हैं, दोनों माउंटिंग की टेक्निक के लिए इस्तेमाल होते हैं, दोनों पाइप मोड के लिए इस्तेमाल होते हैं, और फिर इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप देख सकते हैं। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं EFS, ठीक है, न्यू फाइल सिस्टम जो है उसको सपोर्ट करता है। जाता है इंस्टेंस ऑफ यानी EC2 का जो इंस्टेंस होते हैं ना उसके साथ हम SageMaker के साथ इसको क्या करते हैं अटैच करते हैं। अटैच का मतलब है वही माउंटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वही वाली बात हो रही है, ठीक है, तो उसके साथ क्या कर देंगे EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच कर देंगे। इसका पर्पस क्या है, डेटा शेयर करना, ठीक है। डेटा शेयर क्या है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो आपका इनपुट और आउटपुट जो भी आपकी यानी लर्निंग होगी वो डेटा कहाँ पे मौजूद होता है, वो शेयर डेटा यानी हम या तो उसको पहले फ्री में लगते थे या फिर अब जो दूसरी टेक्निक स्टोरेज सर्विस के साथ ही यानी हेलो आपको मुझे फीडबैक मेरे पास है कि सभी के पास है, सभी के पास सर थोड़ा सा मसला रुक के आ रही रिवाइज कर दे, डिटोर्शन की समझ नहीं आई। अच्छा मैं रिवाइज कर देता हूँ। अभी वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे ये बताएं। जी अभी बिल्कुल ठीक है। ओके वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है, दैट्स ग्रेट। ओके हम ये बात कर रहे हैं कि EFS एक टेक्निक है, इस टेक्निक को हम कहते हैं ये स्टोरेज टेक्निक है। स्टोरेज टेक्निक सिर्फ स्टोरेज की तरह जैसे USB होती है, हार्ड डिस्क होती है, इसी तरह ये भी आपकी कंप्यूटर की स्टोरेज की एक सर्विस दे रहा है अमेज़न। ये जो डिवाइस इसको कह लें या स्टोरेज सर्विस जो है ये अटैच होती है EC2 इंस्टेंस। EC2 इंस्टेंस ये पूरी एक मशीन होती है, कंप्यूटेशन यानी एक प्रोसेस है, एल्गोरिथम है। तो EC2 इंस्टेंस के साथ हम इसको अटैच करते हैं जो कि हम SageMaker के अंदर ट्रेनिंग के लिए और फर्दर जो भी प्रोसेसिंग है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल डेटा शेयरिंग के लिए होता है। और ये जो डेटा शेयर हम करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। देखिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान आपके इनपुट जो भी इमेजेस हैं ट्रेनिंग डेटा सेट से उठाता है, टेस्टिंग डेटा सेट पर टेस्ट करता है, उसके बाद जो आपका मॉडल होता है उस मॉडल को आउटपुट की लोकेशन में जाके artifact.z या zip फाइल के अंदर क्या कर देता है, सेव कर देता है। ऐसा ही है। ओके तो बस इसका यानी स्टोरेज का काम है जो कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग इनपुट और आउटपुट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। जॉब ट्रेनिंग जब हो रही होती है उस वक्त हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा अब इससे देखें फ़ायदे क्या हैं। इससे फ़ायदे ये हैं, पहला वाला हमने देखे प्रोसेस देखा था कि उस साइकिल में क्या होता था, फाइल मोड के अंदर आप S3 से सारा का सारा डेटा उठा के मूव करते थे किसके अंदर, सबसे पहले अपनी इंस्टेंस मशीन।
तो जब भी वो कंटेनर या इंस्टेंस चलेगा तो पहले तो वो डेटा क्या होगा, मूव होगा, कॉपी पेस्ट होगा, और उसके बाद जो फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह होती है वो काम बाद में होता है। तो ये स्टैंडर्ड हमारा यानी तरीका था S3, यानी आप क्या करते थे, डाउनलोड करते थे और उसके बाद उसके ऊपर मूव करने के बाद उसके ऊपर आप प्रोसेसिंग करते हैं। इसके अंदर फाइल को एक्सेस करना देखें स्लो क्यों हुआ, क्योंकि डाउनलोडिंग का टाइम एक कंज्यूम होता, वो हर दफा यानी अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा तो ये मसला था। अब हम, और ये काम क्या था, यानी आपका स्लो था। और क्या हो रहा है इसके अंदर देखते हैं हम। इनेबल लाइफ साइकिल पॉलिसी है ऑटोमेटिकली मूव फाइल। इससे फायदा क्या हुआ कि आपकी जो फाइल है आप अटैच कर देंगे, माउंट कर देंगे, तो माउंट कर दिया तो इसका मतलब है उसी यानी लोकल मशीन के अंदर वो सारा काम आ गया। इससे फायदा क्या हुआ कि आप जो फाइलें बार बार यूज करते हैं, इनफ्रिक्वेंट या फ्रिक्वेंटली आप यूज करते हैं, तो फ्रिक्वेंट वाली वहीं रहती है, और जो इनफ्रिक्वेंट होती है वो खुद ब खुद उनको उठा के आपकी EFS सिस्टम से उठा के S3 के अंदर मूव भी कर देता है। तो ये भी एक फायदा है कि आप जिन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते उनको उठा के वो S3 के बकेट में रख देता है, और जो मोस्ट फ्रिक्वेंट इस्तेमाल हो रही होती हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के दरमियान या किसी और प्रोसेस के दरमियान, उनको वो उसी इंस्टेंस के अंदर रखता है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, मूव करने वाला तो वही आपको पता है स्लो है, लेकिन क्या है आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि NFS जो सर्विस है इसके जो कॉस्ट है वो S3 के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा है। हमारे पास NFS या EFS को इस्तेमाल करने के दो यानी मेथड हैं, और वो दो मेथड का देखें पर्पस क्या है। हम बर्स्टिंग थ्रूपुट को अगर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर देखें सबसे पहले तो हमें यानी 100 MB पर सेकेंड स्पीड मिलती है, जो कि आपकी यानी स्टोरेज डिवाइस से डेटा को उठा के EC2 इंस्टेंस में मूव करती है। यानी माउंट अगर मैंने कर दिया है तो यहाँ पे मुझे जो स्पीड मिल रही है वो क्या मिल रही है, 100 MB पर सेकेंड। और यही स्पीड अगर आप देखेंगे किसके अंदर, S3 के अंदर, वहाँ पे ये स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप TB बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ TB की स्टोरेज यानी परचेस करते हैं, या आपकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है, तो आपकी स्पीड जो है हर इंस्टेंस के लिए 100 MB क्या होगी, फास्ट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास पहला तरीका है बर्स्टिंग थ्रूपुट। ये सिंपल आपको पैरामीटर में पास करना पड़ता है। इसके अंदर क्या है, नेटवर्क की एक पर्टिकुलर स्पीड है, और वो स्पीड कितनी है, 100 MB पर सेकेंड। ठीक है ना, आपके हार्ड डिस्क से कोई डेटा उठा के मैं EC2 इंस्टेंस के अंदर रखूंगा, तो यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट होने का टाइम है वो क्या है आपके पास, 100 MB पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि आपके मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर ये इंस्टेंस रखे होंगे, फाइल रखी होगी, आपका EC2 इंस्टेंस कहीं और चल रहा है, तो क्योंकि आपकी ये हार्ड ड्राइव माउंट होगी या कनेक्ट होगी इंस्टेंस के साथ, अब वो डेटा, क्योंकि फाइल मोड पे अगर आप काम करेंगे तो फाइल मोड पे आपके इस स्टोरेज से EC2 के अंदर क्या होगी, मूव होगी। तो मूव होने की जो आपकी स्पीड है वो कितनी है, 100 MB पर सेकेंड। यहाँ इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई मसला? जी दोस्तों। सर ज्यादा क्लियर नहीं है सर, तो थोड़ा सा मजीद। अच्छा, थोड़ा सा हम यानी उसको भी पढ़ेंगे ना, FXX क्लस्टर वाला, जो लस्टर वाला है, तो ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इसको फिर मैं कर लेता हूँ। देखिए, NFS या EFS को हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फाइल ट्रांसफर सिस्टम को यानी सपोर्ट करता है, न्यू फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है वर्जन 4, और ये क्या करता है, अटैच करता है आपकी इस डिवाइस को EC2 इंस्टेंस के साथ। ठीक है, जो कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या मूव हो रहा है, ये थोड़ा सा यानी फास्ट है। इसमें हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है जिसका नाम है बर्स्टिंग थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब है वही जो आपका डेटा है आपकी NFS से उठ के, NFS नहीं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, EFS स्टोरेज से उठ के वो मूव होता है आपकी EC2 इंस्टेंस के अंदर। ठीक है, तो अब जब मूव होगा तो उसकी जो स्पीड है, इसके अंदर स्टोरेज जो है लाइक 1 TB दे रहे हैं, या TBs के अंदर जो भी हम परचेस करेंगे पॉलिसी के मुताबिक, जो इंस्टेंस हम बनाएंगे, जो बकेट हम बनाएंगे, उसके बाद आपकी जो फाइल ट्रांसफर होगी वो होगी 100 MB पर सेकेंड।
तो ये आपकी स्पीड आपको दे दी नेटवर्क की, क्योंकि आपकी दो डिवाइसेस, एक हार्ड ड्राइव है आपकी स्टोरेज की और दूसरी आपकी मशीन है जहाँ पे कंप्यूटेशन चलेगी। इन दोनों को आप नेटवर्क के जरिए आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो जब कनेक्ट करेंगे वहाँ पे आपकी आवाज नहीं आ रही सर, डिस्टॉर्शन। ट्रांसफर का जो रेशियो है और ये लिमिट। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? सर अभी आ रही है, बीच में नहीं थी। एक अच्छा, क्योंकि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, मैं अपने हॉटस्पॉट के जरिए से कनेक्ट हूँ मोबाइल के, तो मैं भी इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हूँ। चलें हल्के हल्के कोशिश करते हैं चीज़ों को कवर करने की। तो हमारे पास ब्रस्टिंग थ्रूपुट का एक तरीका है जिसके अंदर स्पीड की एक लिमिट मिलती है, वो लिमिट है 100 MB पर सेकेंड। ठीक है, अभी सिंपल ये लग रहा है, हम अपने जहन में रख लेते हैं पॉइंट कि पहला मेथड है आप NF से, बल्कि NF नहीं EFS स्टोरेज से जब डेटा अपने EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच करते हैं तो डाउनलोडिंग स्पीड जो मिलेगी, कनेक्टिविटी स्पीड जो मिलेगी वो 100 MB पर सेकेंड मिलेगी अगर आप ब्रस्टिंग थ्रूपुट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात याद रखें। फिर है प्रोविजंस थ्रूपुट। सर अगर 5 GB का डेटा, जी फिर उसको 100 MB से डिवाइड कर लें। अगर 5 GB का डेटा है तो फिर ये ठीक हो जी ठीक है, तो 100 MB आप इस सिंपल कर लें। 1000 का मतलब क्या हो गया, तो 1 सेकेंड के अंदर 100 MB जा रही है, 10 सेकेंड के अंदर 1 GB जा रही है, और इसका मतलब है आपका 5 GB है तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, तो कितने, 50 सेकेंड। 5 ठीक है, तो 50 सेकेंड के अंदर आपका जो 5 GB का डेटा है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो नॉट बैड, अच्छी स्पीड है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, प्रोविजंस थ्रूपुट, क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं बिग डेटा के ऊपर, तो बिग डेटा के ऊपर 1000 TB ऑफ डेटा। जी इसमें सर जी सर बोलिए। ये 100 MB पर सेकेंड है ना? जी ये 100 MB पर सेकेंड मतलब 100 MB के जो फाइल है वो ट्रांसफर हम कर सकते हैं, लेकिन 100 MB पर सेकेंड तो सर हम ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें हम गेन कर लेते हैं ना सर। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इस तरह ना हो जिस तरह हम पाकिस्तान में हम PTCL का यूज़ करते हैं, तो इसमें तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा सर। अच्छा देखिए, ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है ना, ये अमेजोन का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। आपकी स्टोरेज जो हार्ड डिस्क है वो भी अमेजोन की है, और आपका जो EC2 इंस्टेंस है वो भी किसका है, अमेजोन का है। तो वो उन्होंने पूरी यानी उसकी ऑप्टिमाइजेशन सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये फिगर्स हमें दी। ठीक है, तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम तो जैसे यानी कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बैकएंड के ऊपर आपको ऑप करके दे देता है, और उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपको बता देता है कि भाई ये लिमिटेशन है, आप इससे ऊपर जाना चाह रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ जब आती है, जब हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते तो फिर हम सोचते हैं कि यार पाकिस्तान में कैसे हम इसको चलाएंगे। अच्छा, फिर हमारे पास दूसरा जी सर, एक और चीज पूछनी चाहिए, ये प्लस एन एक्स्ट्रा 100 MB फॉर ईच TB ऑफ स्टोरेज, तो अगर हम TB ज्यादा करेंगे तो ये वो भी ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ये 1 TB की बात हो रही है, तो अगर 2 TB इस तरह की है तो वो फिर ये क्या ज्यादा स्पीड देंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जितने आपके TBs बढ़ते जाएंगे उतने आपको ट्रांसफर रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। थ्रूपुट सिंपल कह लें, ट्रांसफर रेट की जगह आप थ्रूपुट का वर्ड इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये है कि सर GB में अगर हैं तो हमें 100 MB मिलेगा, अगर TB में जाएंगे तो फिर 100 प्लस में जाएंगे फिर हम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और यार GB में अभी हमने देखा 50 सेकंड के अंदर 5 GB डेटा का अगर यानी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या ये कम स्पीड है यार? पूरा यानी 5 GB डेटा उठा के आपने शिफ्ट कर दिया, 50 सेकेंड, 1 मिनट भी नहीं लगा। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास है प्रोविजंस थ्रूपुट। इसके अंदर आप खुद सेट कर सकते हैं जो भी आपका थ्रूपुट है, और इसके अंदर लिमिट बता दी आपको, और वो लिमिट कितनी है आपकी
1 MB से लेके 1024 पर 1 सेकंड GB तक। तो 1 GB डेटा आप शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि जितनी ज़्यादा आप यानी ऑप्टिमाइजेशन या हाई परफॉर्मेंस मांगेंगे तो अमेज़ॉन की उसके पैसे ज़्यादा होंगे। तो पॉलिसी हमें देखना पड़ेगी कि हमारा कम से कम रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा काम किस चीज़ से हो सकता है। ठीक है, तो हम अपने प्रायोरिटी की बेस के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब ये मैक्स वाला जो है ना, काइंडली माइक को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, थैंक यू। अच्छा, मैं किसी और को भी हॉस्ट बना दूं। रऊफ, आपने हमें ज्वाइन कर लिया? जी, मैं आपको जी कासिम भाई कर लीजिए। थैंक यू। खुदा न खास्ता मैं अगर डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो फिर आप देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा कि भाई प्रोविजंस और दूसरा हमारे पास पहला था बर्स्टिंग थ्रूपुट। ये दो तरीके हैं जिसके जरिए आप हमारे पास EFS जो सर्विस है स्टोरेज, उसके जरिए EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। पहले वाले में 100 MB पर TB आपको मिलती है जो कि आपका थ्रूपुट रेट है, यानी आपका डेटा शिफ्ट हो सकता है स्टोरेज से आपकी EC2 इंस्टेंस के अंदर। दूसरा फिर हमारे पास था प्रोविजंस में आप 1 MB से 1024 यानी 1 GB तक की स्पीड खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी यानी मेथड को इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट करने के लिए या थ्रूपुट के लिए। अच्छा, अब देखें जनरल पर्पस हम नॉर्मली जो काम है ना हमारा बर्स्टिंग थ्रूपुट से हो जाता है नॉर्मल। लेकिन अगर आप यानी मैक्स लिमिट चाह रहे हैं 1 GB तक की, तो फिर हमें किसकी तरफ मूव होना चाहिए? प्रोविजंस की तरफ। तो सिंपल ये आपको ये बता रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर छोटा सा क्वेश्चन है सर, ये EC2 इंस्टेंस जो सर हमारी उस जुपिटर की बुक में आता है ना, जुपिटर की नोटबुक में, तो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए। EFS टू EC2 कनेक्ट हम क्या कर रहे हैं, किस चीज की स्पीड है कि वो डाटा कितनी देर में लेके आता है इस? ठीक है, बिल्कुल। EC2 का मतलब है, इसको आप कंप्लीट मशीन समझें। ठीक है, जब भी मैं EC2 का नाम ले रहा हूँ तो इलास्टिक कंप्यूटिंग कंटेनर जो है ये पूरी एक मशीन है जिसमें आपकी हार्ड डिस्क भी है, रैम भी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये कंप्यूटिंग का आपका एक एल्गोरिथम या पूरी एक मशीन है। अच्छा, अब इसके अंदर EC2 इंस्टेंस के अंदर जब मैं डेटा उठाता था किसी भी जगह से, तो वो उठाते थे हम S3 से। स्टोरेज अलग थी और कंप्यूटेशन अलग थी, तो हम S3 से उठाते थे। तो S3 से जो थ्रूपुट आता था वो स्लो था। तो हमने क्या किया, इसके सिंपल एग्जांपल ले लेना। हमारे पास पहले कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइस होती थी। कौन सी डिवाइस? फ्लॉपी डिस्क। अभी आप फ्लॉपी डिस्क से यानी ज़रा डेटा ट्रांसफ़र करके देखें कितनी यानी स्पीड आती है। फिर हमारे पास क्या आ गई, लाइक USB आ गई। USB से आप करके देखें। आपके पास हार्ड डिस्क थी, हार्ड डिस्क से आप कॉपी पेस्ट करके देखें। तो वही 1 GB अगर आप डेटा रखें और मुख्तलिफ टेक्निक से कॉपी पेस्ट करें, क्या आपको तमाम जो यानी ये टेक्निक स्टोरेज डिवाइस है स्पीड सेम मिलेगी कॉपी पेस्ट की? नो सर। ठीक है, तो इसी तरह इन्होंने स्टोरेज की सर्विसेज बना दी, S3 बना दी, EFS बना दी और FSX बना दी। ये 3 स्टोरेज की इन्होंने क्लाउड के ऊपर हमें सर्विसेज दे दी। अब हर एक का यानी क्या है, फायदा है और नुकसान है। लाइक पहला वाला जो नॉर्मल आप कहते हैं आप सिंपल कुछ भी मुझे नहीं करना, आप S3 में उठा के रख दो। सबसे सस्ता तरीन जो आपके पास पैकेज है वो किसका? S3 का। आपके तो नहीं यार, मुझे स्पीड फास्ट चाहिए, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, 100 MB पर सेकेंड होना चाहिए, 1 GB पर सेकेंड होना चाहिए थ्रूपुट रेट। तो आप किसके ऊपर आ गए? आप आ गए EFS के ऊपर आ गए। फिर आप कहते हो कि यार ये इसमें भी ये प्रॉब्लम है कि ये जो EFS है वो एक मशीन के साथ EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो सकता है। अब वही स्टोरेज है लेकिन मैं मुख्तलिफ है यानी सर्विस या EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो फिर हम किसकी तरफ मूव होंगे? लस्टर की तरफ मूव होंगे, FSX लस्टर। तो ये 3 तरीके हैं, तीनों में से आपको अब जो आइडियल रखे आपके बिजनेस सिनेरियो के मुताबिक उससे आप सिलेक्ट कर लेंगे। जी हमजा, क्लियर है? जी सर क्लियर है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ओके, तो हमने देख लिया भाई प्रोविजंस वगैरह कौन सी होती है, कौन सा हम यानी काम करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम एक सेटअप ही आपको करके बताएगा। EFS वॉल्यूम को कनेक्ट करेगा। वॉल्यूम यानी वो आपकी स्टोरेज है, कैपेसिटी है। हम उसको माउंट करेंगे किसके? नोटबुक इंस्टेंस के साथ, जो कि EC2 इंस्टेंस है, ये भी हमें पता है।
अच्छा, हमने पहले क्या किया था, पास्कल वॉक डेटा सेट हमारे पास था S3 के अंदर, जो कि हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया था प्रीवियस चैप्टर के अंदर। चैप्टर 5 में भी हमने बहुत सारे काम किए हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये हम काम करने वाले, हम अब EFS स्टोरेज को इस्तेमाल करेंगे, माउंट करेंगे। माउंट का मतलब पता है ना, यानी वो ऐसा पार्ट बन जाती है जैसे आपने हार्ड डिस्क कहीं और से निकाल के अपने पास यहाँ पे रख दी। वरना डॉकर के अंदर माउंट की कमांड हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो डॉकर में क्या होता था, आपने एक कंटेनर अप किया, आपकी विंडो के अंदर कोई चीज पड़ी हुई और वो कंटेनर के अंदर आप उठा के कॉपी पेस्ट करना चाहते थे, तो आप कॉपी पेस्ट की कमांड चलाते थे। तो जब भी आपको कोई चीज नई रखनी हो आपके कंटेनर में, तो आपको वो लोकल मशीन से उठा के उस कंटेनर में कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, यानी अपलोड करना पड़ता था। फिर दूसरा, यानी आपके पास माउंट की एक कमांड होती थी, उससे हमें ये फायदा होता था कि डायरेक्टली आप इस यानी फिजिकल फोल्डर में जो चीज रखेंगे वो खुद ब खुद अवेलेबल हो जाएगी आपके कंटेनर के अंदर। ये काम किया था आप लोगों ने? यस सर, किया था कुछ। ठीक है, यकीनन ये जो भी आपकी यानी वो कोर्स के ऑनलाइन वीडियोस थी उसमें आपने लाजमी सिखाया होगा, ठीक है। तो ये माउंट वाला काम होता है कि आपको ना बार बार कॉपी पेस्ट की कमांड नहीं चलाना पड़ती, वहां पे कोई भी नई चीज लाके आप रखेंगे उस हार्ड ड्राइव में, वो खुद ब खुद अवेलेबल हो जाएगी EC2 इंस्टेंस के अंदर। ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। अच्छा, अब ये बता रहा है कि भाई EFS वॉल्यूम किस तरह क्रिएट होता है। ये आपकी यानी सर्विस है, यहाँ पे आप जाएं और जाके EFS अगर आप सर्विस लिखते हैं कंसोल के ऊपर, अच्छा मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि जाहिर बात है थोड़े से चार्जेस वगैरह सेव कर लेते हैं। फ्री ट्रायल्स आपके पास मौजूद है तो आप इसको लाजमी बना के देखें। खैर इसके इतने चार्जेस नहीं आ रहे, तो यहाँ से आप ये क्रिएट फाइल करेंगे, फाइल सिस्टम, तो फाइल सिस्टम यहाँ से क्रिएट कर देगा। कौन सा? इलास्टिक फाइल सिस्टम EFS। फिर हम इसको माउंट कर देंगे। माउंट करने के लिए इसका क्या होगा, हमें VPN सेलेक्ट करना पड़ेगा जो ये वर्चुअली खुद क्रिएट कर देगा। हमें वॉल्यूम बताना पड़ेगा, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड VPC सॉरी, तो ये हम अपना खुद बना सकते हैं। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या है? देखें, आप किसी काम को करवाने के लिए एक सिंगल मशीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये काम अगर मैं 10 मशीन से करवाऊँ तो उसको फास्ट कर देंगे, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक VPC बना लेता हूँ, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इस VPC को इस क्लाउड के अंदर जितने कंप्यूटर हैं उनके साथ कनेक्ट होने के लिए, उनसे डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए आपको पर्टिकुलर राइट्स चाहिए होंगे, पोर्ट्स वगैरह या ऑथेंटिकेशन चाहिए होगी, उसके थ्रू ही आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप सबसे पहले क्या करें, एक EFS सिस्टम बना लें जिसका नाम आप क्या रख देंगे, SageMaker डेमो। उसके बाद VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आगे जाके आपको बताएगा भी कि आप किस तरह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसकी वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। वॉल्यूम कितना है, लाइक अभी हमने देखा कि 1 TB के ऊपर आपको 100 Mbps स्पीड मिलती है, तो आप वॉल्यूम अपनी मर्जी से बता सकते हैं। अच्छा, जब सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन जब आप कर लेंगे, क्रिएट करने के बाद आपके पास ये मशीन की यानी आ जाएगी नेक्स्ट स्क्रीन। इसके अंदर आपको दिखा देगा कि आपने कौन सा EFS सिस्टम बनाया, उसका नाम क्या रखा है, ठीक है, उसकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनक्रिप्ट हुआ हुआ है, कोई इसको यानी अगर बाहर से कोशिश भी करे डेटा एक्सेस करने की, कनेक्ट होने के बाद भी, तो वो डेटा डायरेक्टली नहीं उठा सकता, वो इनक्रिप्टेड मिलेगा उसको, ठीक है। हैश फॉर्म के अंदर इनक्रिप्ट हुआ हुआ है। हैश टेक्निक है ब्लॉकचेन की, और आपको पता है कि वन साइड होती है, आप उसको A से B पे जा सकते हैं, B से वापसी A पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो हैश टेक्निक के जरिए उसको वो क्या करता है, इनक्रिप्ट कर देता है कि अगर आपके पास इनक्रिप्टेड डेटा है तो आप उसको बिना उसकी कीज के जरिए, उसके कीज के साथ ही आप उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डिक्रिप्ट करना नामुमकिन है। तो ये ब्लॉकचेन की खासियत है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे मेथड कौन सा इस्तेमाल किया है इन्होंने, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ब्रस्टिंग, ठीक है। और ब्रस्टिंग में क्या स्पीड लिमिटेशन थी आपकी? 100 MB सर, 100 MB, ठीक है। तो ये सिंपल इन्होंने
EFS एक सिस्टम बनाया, एक फाइल ये सिस्टम जनरेट किया और उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई, कितना इस्तेमाल हुआ, क्या इस्तेमाल हुआ, क्या परसेंटेज है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें कोई इतना मुश्किल तरीन काम नहीं है। अच्छा, अब क्या है, EFS वॉल्यूम इज ऑलरेडी रिसीव डेटा। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू नोटबुक। आप एक नोटबुक बनाएंगे और वहां जाके आपको माउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे S3 से हमने वो डेटा इसके अंदर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, या फिर इसके अंदर वो डेटा हम कंसीडर करते हैं कि पहले से मौजूद है, VOC वाला डेटा। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह के लिए हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया था। उसके बाद हम इसको माउंट करेंगे अपने नोटबुक के साथ। EFS फाइल सिस्टम को हम कनेक्ट कर देंगे या माउंट कर देंगे, माउंट का वर्ड सबसे बेहतर है, हम माउंट कर देंगे अपनी नोटबुक इंस्टेंस के साथ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी द पास्कल VOC डेटा सेट, फिर हम कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने चीज पढ़ी है कि आपका वो डेटा कॉपी पेस्ट होगा। अच्छा, अब ये जो EFS वॉल्यूम लाइफ इनसाइट किस में मौजूद है, ये VPC क्या था, अभी थोड़ी देर पहले प्राइवेट क्लाउड। अच्छा, इसके अंदर आपकी मर्जी, अब आप जितनी इसमें मशीन अप करना चाहें, जितनी यानी नेटवर्किंग बनाना चाहें, कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल करें, तो वो टोटली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पूरा एक नेटवर्क वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। उसकी सिक्योरिटी ग्रुप पॉलिसीज वगैरह हैं, तो वो पॉलिसीज वगैरह आप डिफाइन कर सकते हैं, जो कि NFS ट्रैफिक वगैरह को इनबाउंड आउटबाउंड क्या होता है। तो इस वक्त हम सिर्फ इनबाउंड को ज़्यादा फोकस करेंगे, आउटबाउंड जो यानी यहाँ से चीज़ें जाएंगी उसको हम इस वक्त नहीं रखेंगे। तो इनबाउंड को ये ज़्यादातर यहाँ पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज है, वो पॉलिसीज वगैरह भी आप यानी देख सकते हैं। VPC सिंपल आप लिखें और उसके बाद इसके बारे में आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये पूरा पूरा एक यानी अलग से टॉपिक है जिसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके पास S3 है, जिस तरह आपके पास और यानी सर्विसेज हैं, इसी तरह VPC एक पूरी सर्विस है जो कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ये लोग, अमेजोन वाले। और ये पूरी आप समझे नेटवर्किंग की फील्ड इसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको आप छोटा नहीं समझिएगा। तो फिल वक्त इसने इतना सा वर्ड इस्तेमाल किया है, लेकिन ये पूरी एक अलग से फील्ड है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, फिर सवाल ये है कि आपका ये जो वॉल्यूम है ना, ये चलेगा VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर, और इसके अंदर एक्सेस बाय इंस्टेंसेस लोकेटेड इन द सेम VPC। इसका मतलब है ये जो आपकी EFS फाइल सिस्टम है ना, ये हार्ड ड्राइव जो है, जो इस VPC में सिस्टम्स हैं, सिर्फ वो सिस्टम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। यानी बाहर से अगर दूसरा कोई कंप्यूटर आके इससे कनेक्ट होके डेटा निकालने की कोशिश करेगा तो वो नहीं निकाल सकता। ये सिर्फ कहाँ पे चलेगी, कहाँ पे यानी अवेलेबल होगी, आपके उस VPC इंस्टेंस के जितने कंप्यूटर हैं उनके लिए एक्सेसिबल होगी। अच्छा, ये आपकी ना सिक्योरिटी पॉलिसीज की जो हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ से जाके आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये पहला लिंक है, आप इसको यहाँ जाके लाजमी इसको स्टडी करें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे आ गया, इसकी पूरी यानी आपको बताएगा किस तरह इंस्टेंस वगैरह है। तो ग्रुप पॉलिसीज वगैरह यहाँ जाके हम बना लेंगे सिक्योरिटी, जिस तरह IAM यूजर के हम वो बनाते हैं राइट्स वगैरह, इसी तरह VPC के भी क्या बना लेंगे, राइट्स बना लेंगे कि क्या क्या यानी इसकी सिक्योरिटी पॉलिसी होगी। अच्छा, सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या होगा, हम NFS इनबाउंड के ट्रैफिक को किस तरह हैंडल करेंगे, डिफॉल्ट सिक्योरिटी को हम इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा कॉपी इट टू अ न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी। ये पहले से अगर कोई पॉलिसी बनी हुई है आप उसको उठा के एडिट कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। जैसे IAM यूज़र बना हुआ है, मैं एक नया IAM यूज़र बनाता हूँ और उसके प्रीवियस जो राइट्स हैं वो नए वाले को हम देना चाह रहे हैं, तो वो हम दे सकते हैं। तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, जो हम स्कीमा के यूज़र्स बनाते हैं और पर्टिकुलर यूज़र को पर्टिकुलर स्कीमा और टेबल्स के एक्सेस देते हैं, तो पहले से अगर कोई यूज़र बना हुआ है और उसकी टीम में कोई नया बंदा आता है, बोलता है यार मेरे जो सेम राइट्स हैं इस बंदे को भी वही सेम राइट्स देने, तो मुझे उसके एक एक राइट्स को नहीं इसके ऊपर ग्रांट करना पड़ता, डायरेक्टली मैं उसका रेप्लिका बना देता हूँ उस यूज़र्स का। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, और उसमें आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी
कर सकते हैं। आइडेंटिफायर ये सिंपल उसका नाम है जो ऊपर हमने रखा था। तो हम जब यानी पॉलिसी वगैरह बनाएंगे तो उसका जो नाम आ रहा है ना उसको आप अपने आइडेंटिफायर को याद रखना जरूरी है। ये ग्रुप पॉलिसी वगैरह आप बना रहे हैं, इनबाउंड की पॉलिसीज को देख रहे हैं, आउटबाउंड रूल्स इसके अंदर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं टाइप एनएफएस, उसके बाद क्या प्रोटोकॉल टीसीपी वगैरह पता है, पोर्ट रेंज है, इसके अंदर ये रेंज चलेगी, सोर्स वगैरह, तो इसके जरिए पूरा एक वर्चुअल क्लाउड बन जाएगा जो आप यहाँ देख सकते हैं। कितनी मशीन है इसके अंदर? जी दोस्तों, इसको देख के कुछ समझ आ रहा है? 3 मशीनें लगी 3 मशीन है, देखिए। 3 रीजन्स पे। ओके, अब देखिए अगर इसको एक एक कॉलम को हम स्टडी करें, सबनेट, ठीक है, तो सबनेट की सबकी यूनिक आईडी, स्टर्ट सारे के सारे अवेलेबल है, वीपीसी सबका सेम वीपीसी है, ठीक है। और डिफॉल्ट यानी जो उसकी यानी पॉलिसी है ना ग्रुप की, जो अभी हमने बात की थी, तो ग्रुप पॉलिसी, सिक्योरिटी ग्रुप पॉलिसी सबकी डिफॉल्ट है। और ये सारे के सारे यूरोप वेस्ट के अंदर क्या हो रहे हैं, अप हो रहे हैं, अवेलेबल है। उसके बाद एबीसी इन्होंने लगा दिया ताकि वो यूनिक नेम के तौर पे शो। तो मैं इनमें से एक से भी कनेक्ट हो सकता हूँ, तीनों से भी कनेक्ट हो सकता हूँ, फिर बाकी प्रोसेसिंग जो भी आपको करवानी है वो आप करवा सकते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं भाई, आपने सेजमेकर कंसोल में जाना है, एक नोटबुक क्रिएट करनी है इन डिफॉल्ट, वहां से वीपीसी सिलेक्ट करना है, जो वहां पे आता था वीपीसी हम सिलेक्ट करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको सबनेट जो होस्ट है वो अवेलेबल जोन के अंदर वहां पे आ जाएंगे, आपको सिक्योरिटी पॉलिसी जो आपने डिफाइन की है उसके जरिए इसको क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। तो इसमें इतना मुश्किल तरीन काम नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सेजमेकर की सर्विस में जाना है, जहाँ पे आप क्या नोटबुक क्रिएट करते थे, सेजमेकर नोटबुक, और वहां पे जाके आपको सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, सबनेट होस्ट जो है, बस उसे सिलेक्ट कर लेना, जो कि इस रीजन के अंदर क्या है, अवेलेबल है। और उसकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी अभी आपने डिफाइन की है कि ये क्या क्या काम कर सकते हैं सबनेट के अंदर, वो चीजें यहाँ पे डिफाइन कर देना। ये पर्टिकुलर आपके यानी सबनेट का यानी पार्ट वीपीसी है, जो कि डिफॉल्ट आपका वीपीसी है, ये नाम है उसका, समझे, ठीक है। तो ये नाम आपको वहां से सिलेक्ट करना, और ये सिक्योरिटी पॉलिसी, याद है नेटवर्क में हम करते थे। आ गया याद? जी दोस्तों, जी सर। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, डिफॉल्ट नीचे है ना सर? ठीक है। तो हाँ, ये डिफॉल्ट हम सिलेक्ट करते थे, अभी नो वीपीसी, जब आप वीपीसी बना देंगे तो उसको आप इस्तेमाल कर लेंगे सबनेट वगैरह के साथ। पहले आपने तो वो वीपीसी बनाना है, तो वो वीपीसी आपने जब बनाया हुआ होगा फिर आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं सबनेट वगैरह के साथ। तो ये सिंपल सा काम है। अच्छा, अब जैसे ही आपका ये इंस्टेंस रेडी होगा, अब आप इसको किसके साथ माउंट करेंगे, ईएफएस के साथ, ठीक है। ईएफएस के साथ माउंट करने के लिए ये आपको जुपिटर नोटबुक के ऊपर उसकी कंसोल पे आप चला सकते हैं, या जुपिटर नोटबुक के ऊपर ये कमांड चलानी है, टर्मिनल के ऊपर भी आप चला सकते हैं। तो कमांड चलाना आपकी बहुत ही आसान है। आपने एक डायरेक्टरी बनानी जहाँ पे ये जुपिटर नोटबुक रखी हुई है, टैम ईएफएस, क्योंकि आपका फाइल सिस्टम है, स्टोरेज सिस्टम है। उसके बाद क्या करना है, आपके पास कंसोल फाइंड आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये आईपी एड्रेस वगैरह जो मिलेगा ये आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि आपने इंस्टेंस बना लिया ना। उसके बाद जब आप ये कमांड चलाएंगे नेटवर्क के अंदर, ये सारी की सारी चीजें आईपी एड्रेस के अगेंस्ट जितनी भी सबनेट यानी आपके पास मौजूद हैं वो शो हो जाएंगे। @5 सर ये जो मशीन है उनके आईपी एड्रेस है ना सर? जी जी, वो 3 जो वीपीसी के अंदर मौजूद है, अच्छा, ठीक। ठीक है, क्योंकि हम वीपीसी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तीनों के साथ। तो ये हमारे पास एक यानी इंस्टेंस होगा ईएफएस का स्टोरेज,
जो कि उन 3 मशीन के साथ क्या होगा, आप वहां पे माउंट कर सकते हैं या उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये माउंटिंग की कमांड वगैरह आपको बता रहा है जो कि आप कंसोल में ही चलाएंगे। ये पहली कमांड है, ये दूसरी कमांड। तो इसको सिंपल, अभी आप कमांड को हम इतनी यानी डेप्थ में जाके नहीं कर रहे, लिनक्स से सिंपल कमांड है। आप चाहें तो एक एक यानी पैरामीटर को स्टडी कर सकते हैं कि माउंट की कमांड कैसे होती है, क्या क्या इसके अंदर पैरामीटर पास किए जाते हैं। तो माउंट को जरा आप डॉकर वाली जो कमांड आपने सीखी थी ना वो देख लेना, ठीक है। तो ये माउंटिंग वाली आपको कमांड बता रहा है कि भाई ये फाइल थी, आपने उसको इस आईपी एड्रेस के साथ क्या करना है, माउंट करना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जो भी चीज रखेंगे या वहां पे जो इस सेम फोल्डर के अंदर चीजें मौजूद होंगी वो डायरेक्टली अवेलेबल होंगी आपके EC2 इंस्टेंस या जुपिटर नोटबुक के इंस्टेंस के अंदर। ये अब आपकी यानी कॉपी वाली कमांड चलेगी। S3 के अंदर वो डेटा मौजूद था, ठीक है, याद। सिंपल देखें, आप कमांड देखें sudo AWS S3 सिंक्रोनाइज हम कर रहे हैं। सिंक्रोनाइज किसके साथ कर रहे हैं, S3 का ये बकेट है जिसके अंदर ये डेटा मौजूद था और आपने इसको इसके साथ क्या कर दिया, सिंक्रोनाइज कर दिया, क्योंकि माउंट आप पहले ही कर चुके हैं। और अगर आप सर ये हम तो S3 को छोड़ के EFS पे नहीं आगे थे, तो S3 का जिक्र अभी तक कैसे हो रहा है? अच्छा नहीं देखें, अभी तो बाय डिफॉल्ट जो डेटा पड़ा हुआ था प्रीवियस हमने डाउनलोडिंग वगैरह की थी वो तो S3 पे पड़ी हुई है ना। तो हमें S3 से पहले उठा के वो सारा डेटा जो है, अब इसको आप ऐसे लेना, आपका डेटा CD के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, जो कि पुरानी S3 की टेक्निक कंसीडर कर लें। आप उसको उठा के अपनी लोकल मशीन पे जब लाएंगे, हार्ड ड्राइव में जब लाएंगे, तो फर्स्ट टाइम तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना, वन टाइम। अब वहां पे वो डेटा आ गया, जब वो डेटा आ जाएगा, अब इस ड्राइव से कोई भी यानी जो आपका रीडर होगा उसको बहुत फास्ट स्पेस पे रीड करेगा। हमजा आपकी तरफ से नॉइस बहुत आ रही है, थैंक यू। ठीक है, तो ये सिंपल यानी S3 के अंदर वो डेटा जो पड़ा हुआ था हमने उसको क्या किया, वहां से उठा के उसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया या माउंट उसको सिंक्रोनाइज कर दिया इस जगह पे। सर इट मींस कि फर्स्ट टाइम हमेशा हम S3 में ही डाटा सेव करेंगे? यार देखो, अभी ये S3 से ला रहा है डेटा, मैं भी अब आप ये देखें कि डायरेक्टली आप get की जो कमांड होती है जिससे हम डाउनलोड करते हैं ना किसी भी लिंक के थ्रू डेटा, तो क्या हम उसके जरिए EFS के अंदर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो S3 के अंदर पड़ी, जहां भी पड़ी हुई हो, हमें वो डेटा उठा के EFS सिस्टम में लाना है। अब वो S3 पे पड़ी हुई हो, वो किसी दूसरे क्लाउड पे पड़ी हुई हो, किट पे पड़ी हुई हो, XYZ किसी भी लोकेशन पे पड़ी हुई हो, हमें उसको उठा के लाना है किसके अंदर, EFS सिस्टम के अंदर। ये तो सिंपल है भाई, अनमाउंट की कमांड इसने बता दी। जब आप यानी इस्तेमाल नहीं कर रहे, सारी चीज़ें आपने चला ली, ओके परफेक्ट फॉर्म में, टेस्टिंग हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, अनमाउंट करना चाह रहे हैं, सर्विसेज को रोकना चाह रहे हैं, तो ये आप यानी उसको क्या कर देंगे, अनमाउंट कर देंगे। अच्छा, अब ये ना EFS सिस्टम के साथ, अभी हमने पहले जो मॉडल वगैरह ट्रेन किया था वो किया था S3 के साथ। अब ये आपको दिखाएगा कि EFS के साथ हम किस तरह अपनी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो चैप्टर 5 के अंदर जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर आपने काम किया था, वही वाला काम हम दोबारा करेंगे। तो सारा वही काम है जो हम यानी 10 दफ़ा पढ़ चुके हैं, उसको सिर्फ ये ड्राइव जो है ना उसको चेंज करके क्या नाम है, ट्रेनिंग करेगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। हमारे पास देखिए 2 तरीके हैं ना, मेथड है कि भाई किस तरह, यानी ब्रस्टिंग वाला मेथड है जिसमें लिमिटेशन आपको मिल रही है, स्पीड आपकी वैसे पुराने S3 से कई गुना ज़्यादा है, तो ये तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। और कुछ यानी एस्टिमेटर के अंदर हमें चीज़ें पास करना पड़ेगी, दैन वो वर्क करेगी। अच्छा, इसमें भी क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले आपका लोकेशन ऑफ इनपुट डेटा। पहले इनपुट डेटा की जो लोकेशन होती थी वो कहाँ होती थी, S3 में। अब हमारी जो लोकेशन है वो कहाँ पे, EFS के अंदर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, फाइल सिस्टम इनपुट है, आइडेंटिफायर है जो कि EFS के लिए इस्तेमाल होता है, और अब इसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने फाइल सिस्टम को इंपोर्ट करवाया, तो ये नई एक लाइब्रेरी है जो कि फाइल, क्योंकि हम पहले S3 इस्तेमाल कर रहे थे वो डिफॉल्ट था, लेकिन अब हम फाइल सिस्टम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो चेंज होगा। EFS हो सकता है, FSX
यानी लस्टर वाला हो सकता है, तो हम मुख्तलिफ फाइल सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कहा कि भाई ये जो फाइल सिस्टम है इसको आप EFS ट्रेनिंग का डेटा सेट बनाओ, उसमें क्या करो, फाइल सिस्टम इनपुट जो होगा उसमें कुछ चीज़ें हम पास कर रहे हैं, ये आपके पास उसकी यानी क्या है, यूनिक आईडी है जो कि ऊपर हमने गेट की थी, EFS जो आपकी डिवाइस थी, ठीक है। हमने फाइल सिस्टम का नाम बताया, उसके बाद हमने बताया कि ये जो इस फाइल सिस्टम के अंदर, इस पर्टिकुलर आईडी के अंदर जो VPC पे चल रहा है, वहाँ पे ट्रेनिंग डेटा यानी एक फोल्डर होगा इनपुट और उसके अंदर ट्रेनिंग डेटा का फोल्डर है। तो सिंपल आपने ट्रेनिंग डेटा की लोकेशन बताई है और कुछ नहीं, वहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ आप क्या बताते हैं, इनपुट की लोकेशन S3 के वैल्यू डाल के आगे बताते थे इस फोल्डर के अंदर है। यहाँ पे आपने फाइल सिस्टम भी बताया, उसके आइडेंटिफिकेशन भी बताई, आइडेंटिफायर, और फिर फाइल सिस्टम स्पेसिफिक कर दिया EFS। यही काम ट्रेनिंग के लिए होगा, यही काम किसके लिए होगा, आपकी वैलिडेशन के लिए होगा, और यही काम अगर आप और फर्दर स्प्लिट करते तो आपका टेस्ट, ट्रेनिंग, वैलिडेट, ठीक है, और जितने यानी पार्ट होते हैं उसके अंदर आप कर सकते थे। तो इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है ना, सिर्फ दो चीजें तो एक्स्ट्रा पास की हमने, इंपोर्ट किया फाइल सिस्टम, आइडेंटिफायर, ठीक है। देखिए दोनों के लिए आइडेंटिफायर क्या है, सेम है, EFS सिस्टम है, दोनों के लिए सेम है, सिर्फ ट्रेनिंग और वैलिडेशन का जो पाथ है उसमें थोड़ा सा फर्क है, तो वो आपने फर्क यहाँ पे बता दिया कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है। ओके, जिसमें मुश्किल है कोई? जी दोस्तों क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। फिर आपने वो चैनल में ये चीज़ आपको पास करना पड़ती है, आपने बता दिया ट्रेनिंग डेटा ये है, वैलिडेशन डेटा ये है, टेस्ट डेटा होता है वो भी आप बता देते। अब एस्टिमेटर को हम क्या करने जा रहे हैं, हम कॉन्फ़िगर करेंगे एस्टिमेटर को, जिसमें हम सबनेट की पूरी लिस्ट बताएंगे कि कहाँ पे VPC के अंदर कौन सी होस्टिंग हुई हुई है, EFS का कौन सा वॉल्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद हम ट्रेनिंग को लॉन्च कर देंगे और उसके हिसाब से हमें पैसे पे करना पड़ेंगे। अब देखिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम कंटेनर उठाने के लिए इमेज रिट्रीवर जो भी रिट्रीव है उसको उठा के ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का पहले से ट्रेन हुआ हुआ मॉडल है उसको उठा लेते हैं। रीजन जो भी यानी आपने रीजन ऊपर बताया डिफॉल्ट रीजन वगैरह, तो वो देख लेंगे। तो ये कंटेनर उस रीजन के अंदर क्या होगा, अप हो जाएगा, एक कंटेनर बन गया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इस कंटेनर के अंदर ये आपका पूरा एक मॉडल है, एक आर्किटेक्चर है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कंट्रोल करने के लिए। हमने कहा कि सेज मेकर में जाओ, एस्टिमेटर डॉट एस्टिमेटर कंटेनर, ये कंटेनर अप हो जाएगा, चलना शुरू होगा। उसके बाद एग्जीक्यूशन रोल जो IAM यूजर को आपने डिफाइन की, वो क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, वो चीज़ें आएंगी। इंस्टेंस, आपका एक इंस्टेंस अप होगा, EC2 इंस्टेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंस्टेंस की टाइप है, इंस्टेंस की टाइप MLP3 2x लार्ज, जो कि बहुत हैवी मशीन है, और हैवी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन वो नीचे आपको दिखाएगा भी। ये अदरवाइज आप जाके अमेज़न से देख भी सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मशीन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आगे जाके वो आपको बताने वाला है। अच्छा, आउटपुट पाथ, एक चीज अब भी नोट करें कि आपका जो आउटपुट पाथ है वो कहाँ पे सेव हो रहा है, S3 में सर। S3, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें स्पीड फास्ट चाहिए, उसके बाद जब ट्रेनिंग हो गई तो हमें तो फिर स्टोरेज चाहिए। और वो सस्ती वाली स्टोरेज डेल है ना, वो सेफ हुई है आर्टिफैक्ट। जी दोस्तों, आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ पता है, कौन सी फाइल होती है? सबको मेरी आवाज आ रही है? फाइल होता है सर, जेसन जेसन फाइल, ठीक है। चैप्टर 11 के अंदर इस आर्टिफैक्ट फाइल का इस्तेमाल पूरा आपको अच्छी तरह से बता रहा है। अच्छा, तो कोशिश करिएगा कोई भी एक ना मॉडल ट्रेन कर लें, छोटा सा फ्री ट्रायल्स अगर किसी के पास है तो उसकी ना आर्टिफैक्ट की जो फाइल है ना वो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग अपने पास रखेंगे, या अगर किसी के पास अभी रखी हुई है तो वो डाउनलोड करके रख ले, S3 के बकेट को डिलीट कर दें, भले उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आर्टिफैक्ट की जो फाइल है ना वो प्लीज अपने पास देख लें, किसी के पास अगर पड़ी हुई है तो नेक्स्ट क्लास में हमें उसकी जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिफैक्ट की फाइल जो है वो S3 के बकेट में ही हम रख रहे हैं। अब देखो वो सबनेट, क्योंकि आपकी 3 वहां पे मशीनें चल रही थी, पहली मशीन का एड्रेस, दूसरी मशीन का एड्रेस, तीसरी मशीन का एड्रेस, तो सब नेट जो 3 मशीनें वो आपने पूरा VPC का बता दी कि ये 3-4 मशीनें हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट होंगी, कम्युनिकेशन करेंगी। सिक्योरिटी ग्रुप की जो पॉलिसी हमने बनाई थी वो पॉलिसी यहाँ बता दी। तो हमने सबनेट यानी VPC यहाँ बताया,
और दूसरा यहाँ पे क्या बताया आपकी ग्रुप पॉलिसी, ऐसा ही है। जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने ओडी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन डॉट फिट एक मॉडल आपने क्या किया, ट्रेनिंग पे लगा दिया। जैसे आप ये कोड चलाएंगे, ये सारी जो आपने कॉन्फ़िगरेशन बताई है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ये पास होगा एसडीके के थ्रू बूटो 3 के जरिए, और उसके बाद ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बैकएंड के ऊपर अप हो जाएगा। ट्रेनिंग होगी एंड ट्रेनिंग, अच्छा अभी ट्रेनिंग वगैरह तो खैर हमने बताया ही नहीं है। ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम या बैकएंड के ऊपर प्री ट्रेन जो मॉडल है वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो जब अप हो जाएगा उसके बाद ये कह रहा है कि भाई कम से कम 1 घंटा लगेगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि नोटिसेबल स्पीड अप हियर। अच्छा, ये कह रहा है कि इतनी ज्यादा इनको परफॉर्मेंस में चेंज नहीं मिला, ठीक है। वी डोंट सी एनी नोटिसेबल स्पीड अप हियर, ठीक है। जो हम सोच रहे थे कि ईएफएस से बहुत ही अच्छे हमें रिजल्ट मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंट करके बता रहा है कि भाई ये इसके फायदे हैं, सबनेट वगैरह चल रहा है, लेकिन सैम जो हमने सिंगल मशीन से चलाया था वही काम यहाँ पे हमें उसी पे मिला ईपीएस के साथ भी, तो हमें इसकी जरूरत नहीं, तो आप इसको डिलीट कर दें। अच्छा, हमारे पास फिर दूसरी सर्विस है, दूसरी सर्विस का नाम क्या है दोस्तों? FSX। अच्छा, अब FXX में क्या फायदा है? FXX जैसे कि मैंने बताया, देखें यहाँ लिखा हुआ है वेरी लार्ज स्केल वर्कलोड रिक्वायर्ड हाई थ्रूपुट एंड लो लेटेंसी स्टोरेज, ठीक है। लेटेंसी, देखें लेटेंसी का मतलब है डिस्टेंस। एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, एक इस्लामाबाद में, ठीक है। तो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचना, अगर सैम प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करें तो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचना फास्ट होगा बनिस्बत कराची से इस्लामाबाद पहुंचना। तो लेटेंसी क्या है? डिस्टेंस है। तो वही आपका डेटा है मुख्तलिफ रीजन पे रखा हुआ है। आपकी जो EFS या आपकी S3 का जो बकेट है वो बना हुआ है US के यानी रीजन के अंदर, और दूसरा जो आपका इंस्टेंस चल रहा है वो यूरोप के इंस्टेंस पे चल रहा है। तो डिस्टेंस लेटेंसी ज़्यादा है, लेटेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम आपका लाजमी कंज्यूम होगा थ्रूपुट के अंदर। थ्रूपुट का मतलब क्या है? डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम हमें फेस कर रहे हैं। अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है कि वेरी लार्ज स्केल वर्कलोड रिक्वायर्ड हाई थ्रूपुट। जब आप क्या नाम है, कौन से डेटा पे काम करेंगे? बिग डेटा पे काम करेंगे। एब्सोल्युटली हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हमें बिग डेटा लिटेंसी की जो भी यानी ऑब्स्टेकल वगैरह हैं उनको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करें? तो फिर हमें एक सर्विस दी है इन्होंने स्टोरेज की, जिसका नाम क्या है? FSX लस्टर, ठीक है। तो FSX लस्टर जो है ये भी फाइल सिस्टम ही है, और इसको आप फर्दर स्टडी करना चाह रहे हैं तो luster.org के ऊपर पूरी इसकी डिटेल वगैरह मौजूद है, ठीक है। पॉपुलर ओपन सोर्स चॉइस फॉर HPC एप्लीकेशन। तो लस्टर वाली यानी अगर टेक्निक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अपने ही आप सिस्टम वगैरह को बनाना चाह रहे हैं, तो HPC एप्लीकेशन वगैरह को भी लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है? द स्मॉलेस्ट फाइल सिस्टम यू कैन क्रिएट, कम से कम भी आप बनाएंगे तो कितना यानी उसकी स्टोरेज होगी? 1.2 TB, ठीक है। इस वजह से ये कह रहा है वेरी लार्ज। तो एक कम से कम भी फाइल सिस्टम इसका जो स्टार्ट हो रहा है 1.2 TB से स्टार्ट हो रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? वी कैन पिक वन ऑफ टू डिप्लॉयमेंट ऑप्शन फॉर FSX सिस्टम। अच्छा, मैंने अभी जैसे कहा था persistent और क्या है स्क्रैच, इसमें क्या हो रहा है? लॉन्ग स्टोरेज और हाईली अवेबिलिटी, यानी मैं जो डेटा रखूंगा वो क्या होगा? लॉन्ग टर्म में सेफ होगा। जैसे ऊपर वाले में क्या हो रहा था कि जो डेटा कम इस्तेमाल होता है वो उसको EFS से उठा के S3 के अंदर मूव कर देता था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे FSX के अंदर पहला जो आपको परसिस्टेंट मोड दे रहे हैं स्टोरेज का, इसका मतलब है आपका डेटा आपने आज डाला है 10 साल बाद भी उसी जगह पे मौजूद होगा, वो उस डेटा को मूव नहीं करेगा। हाई अवेबिलिटी, इसका मतलब है ये हर हाल में आपको यानी ये श्योरिटी दे रहे हैं कि आपका डेटा अवेलेबल होगा जब भी आपका इंस्टेंस इससे डेटा मांगेगा तो वो अप रहेंगे उसके सर्वर। तो परसिस्टेंस, जाहिर बात है इस तरह की अगर आप सर्विस लेंगे क्या वो सस्ती होगी? जी दोस्तों, नो सर। महंगी है। ठीक है, तो वो महंगी होगी
क्योंकि आप कह रहे हैं भाई लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहिए और हाईली अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अच्छा, स्क्रैच मोड से क्या होता है, डेटा इज नॉट रेप्लिकेटेड एंड वो नॉट persist इफ अ फाइल सर्वर फेल। ठीक है, in exchange we get high burst throughput making this good choice for शॉर्ट टर्म जॉब के लिए। यानी अगर आप यानी क्या, अब इसके अंदर वही चीज कहें कि सर्वर फेल हो जाता है तो प्रेसिस्ट नहीं होगा, प्रेसिस्ट का मतलब ना लॉन्ग टर्म है ना हाईली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज फेल हो जाएगी। नॉट रेप्लिकेटेड है, तो रेप्लिकेटेड नहीं है। और दूसरा क्या है कि अगर आप शॉर्ट टर्म कोई मेमोरी चलाना चाह रहे हैं, जॉब चलाना चाह रहे हैं कि भाई मुझे यार ये 1 घंटे के लिए काम करना है, तो मैं परसिस्टेंस वाला क्यों लूँ, तो मैं फिर कौन सी यानी स्क्रैच वाली जो सर्विस है इसको इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो परसिस्टेंट के अंदर दो यानी बेनिफिट मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म हाईली अवेलेबिलिटी। इसके अंदर क्या मिल रहा है, स्क्रैच में क्या मिल रहा है, शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टर्म जॉब के लिए बहुत अच्छा यानी तरीका है। लेकिन भाई सिर्फ ये फायदा नहीं है इसका, 1.2 TB का फायदा नहीं है, इसके अलावा और भी इसके फायदे हैं। और क्या फायदे हैं मैं एक ड्राइव को मल्टीपल इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल इंस्टेंस के साथ यूज कर सकता हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा मुझे बताएं, रिकॉर्डिंग चल रही है? यस सर, हो रही है। सर चल रही है। ओके, थैंक यू। ठीक है, ये चीज हो गई। हमारे पास FX के अंदर दो सिस्टम होते हैं या दो मोड हैं। पहला मोड है कौन सा, परसिस्टेंस, और दूसरा क्या है, स्क्रैच। परसिस्टेंस का मतलब है लॉन्ग अवेलेबिलिटी, नहीं हाईली अवेलेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ठीक है, जबकि स्क्रैच के अंदर सारे वही फीचर्स हैं, लेकिन क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। हाईली अवेलेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्टोरेज की वो आपसे वादा नहीं करता, कोई भी फेलियर होगा, कोई भी कुछ होगा तो वो फिर जिम्मेदार नहीं है। अच्छा भाई, ऑप्शनली फाइल सिस्टम कैन बी बैकअप, हम अपना बैकअप रख सकते हैं S3 के अंदर। ये खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिकली आप यानी इसका एक वो बना सकते हैं रेप्लिका, कि भाई जो भी चीज़ है यहाँ पे 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद या 1 महीने बाद इसका बैकअप बना के स्टोरेज कर दे S3 के बकेट के अंदर। ठीक है, या फिर आप उल्ट इसको क्या कर सकते हैं, देखें, ऑप्शनली फाइल सिस्टम कैन बी बैकअप बाय एन S3 बकेट, तो आप S3 के बकेट के साथ भी बैकअप बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट विल बी ऑटोमेटिकली कॉपीड फ्रॉम S3 टू FX, तो आपके S3 से FX के अंदर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा व्हेन दे आर फर्स्ट एक्सेस। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है, जस्ट लाइक फॉर EFS a file system live inside a VPC and we will need a security group inbounding cluster traffic। इसमें भी सेम वही यानी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि भाई जैसे कि EFS था वो VPC के अंदर चलता था, तो ये भी क्या होगा, उसी यानी टेक्निक के जरिए VPC यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के लिए अवेलेबल होगा। और इसके लिए भी हमें किस चीज़ की नीड होगी, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में हम ये बताते हैं कि इनबाउंड और आउटबाउंड के जो ट्रैफिक आएगा किस तरह कनेक्ट होगा, कौन सी पोर्ट से कनेक्ट होगा। तो यानी इसको आप कंसिडर करना पूरी नेटवर्किंग की, उस नेटवर्क पे कनेक्ट होने के लिए बाहर से अगर कोई मशीन आती है, रिक्वेस्ट आती है, वो किस प्रोटोकॉल के जरिए से कनेक्ट होगी, VPC। जी, कोई क्वेश्चन? जी नहीं, या आगे चलें हम? ओके, मूव होते हैं। हाँ सर जी सर। ये जो सर जी जी बोले। सर ये जो पोर्ट है 988 में सर, तो जी इस तरह जी तो हमारे पास 6665 इस तरह के कुछ पोर्ट्स होते हैं। हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने इस पोर्ट के साथ कनेक्ट होना है, या ये खुद हमें बताएगा? ये खुद जनरेट कर देता है, और बाकी आप अपनी पोर्ट वगैरह सेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा सर। ठीक है, तो आप ये फिर वो सिक्योरिटी पॉलिसी के उसके अंदर ना कौन सी पोर्ट किस लिए इस्तेमाल होती है, तो ये आप खुद ठीक। डिफाइन करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। तो इस वजह से मैं अभी एक एक पोर्ट को डिस्कस नहीं कर रहा, वरना एक एक पोर्ट के मीनिंग है। लाइक आपने 5000 पोर्ट को देखा हुआ है, और क्या होता है आपका 888 पोर्ट आपने देखी हुई है।
जो आपने इस कोर्स के अंदर काम करते हुए देखी होंगी। 5000 पोर्ट कहाँ देखी थी और 888 पोर्ट कहाँ देखी आप? सर एक क्लास पे देखी थी। फ्लास पे देखी थी। और इसी तरह आपने 888 वाली जो पोर्ट देखते हैं जुपिटर नोटबुक के इंस्टेंस पे देखते हैं, ऐसा ही है ना? जी सर, जब हम जुपिटर नोटबुक को आप इंस्टेंस अप करते हैं। अच्छा, अब क्या करना है भाई, एफ एक्स कंसोल पे जाना है, वही जिस तरह भी आप यहाँ पे आए थे। यहाँ पे अब एफ एस एक्स या ये इंस्टेंस कंसोल है, यूएस के ऊपर चल रहा है, तो आप यहाँ से यूरोप वाले को ओपन कर लें। तो यहीं से मैंने अच्छा ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा, चलें जो सपोर्ट कर रहा है। वेस्ट है सर। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। चलें, जो भी अभी आ रहे हैं ये याद रखेंगे आप। कंसोल में जाना है, उसके बाद क्या करना है, आपने वही क्रिएट फाइल सिस्टम करना है और उसके बाद वो क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपल ये आ रहा है क्रिएट, और उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद ही बता रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट करना है, उसका नाम रख देंगे सेजमेकर डेमो। उसके बाद आपकी जो पॉलिसी थी, एक थे परसिस्टेंस और दूसरी क्या है, स्क्रैच डिप्लॉयमेंट। तो हमें कौन सी सिलेक्ट करनी है, स्क्रैच, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म पे नहीं जा रहे, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं बना रहे। अच्छा, उसके बाद वी सेट स्टोरेज कैपेसिटी, यानी मिनिमम भी जो है वो आप 1.2 से ही स्टार्ट करते हैं, तो 1.2 ही आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, नेटवर्क सिक्योरिटी है, और नेटवर्क सिक्योरिटी के बाद जो रीजन है वो आपने कौन सा सिलेक्ट कर लेना है, EU वेस्ट 1। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपने जो जनरेट किया होगा, अभी जैसे यूएस का आ रहा है ना, तो जो आपके पास अवेलेबल होगा वो नाम वहां पे आ रहे होंगे, उसको आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबनेट का आपने डिफॉल्ट जो भी वीपीसी है वो आपने असाइन करना है। उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसीज जो हैं आप उसको एडिट कर सकते हैं, या डिफॉल्ट सिलेक्ट करने के बाद आप आगे मूव हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या है कि आपकी इंटीग्रेशन वगैरह जो बकेट्स वगैरह हैं, जो भी आपके हो सकता है, ये S3 के ऊपर बकेट है, उसको आप इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ये बकेट है आपके पास, यहाँ पे आपका S3 का डेटा रखा हुआ है। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? खैर, ये तो सिंपल डेटा रखा हुआ है ना, तो डेटा आपका रखा हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, या आपके पास अपने पास का डेटा है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यानी सिलेक्ट करेंगे, अवेलेबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें बता देंगे, तो ये आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन एक फाइल सिस्टम बन जाए, जिसका नाम क्या है, सेजमेकर। फाइल की सिस्टम की आईडी जो कि इम्पोर्टेंट है, याद है ना अभी ऊपर हमने जब की थी EFS के अंदर, वहां पे दो चीजें हमने डिफाइन की थी। एक उसके यानी जो आईडी थी वो बताई थी, उसके बाद उसकी तीन जो आपकी सब नेट IP थी वो हमने बताई। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी फाइल सिस्टम EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जो आपका फाइल सिस्टम का जो आपने इंस्टेंस बनाया है उसकी आइडेंटिफायर, और उसके अंदर जो सब नेट आपकी IPs हैं, क्योंकि उसमें 50 सिस्टम हो सकते हैं, सिर्फ आप 3 से कनेक्टिविटी चाह रहे हैं, तो फिर उन 3 सिस्टम की IP या जो भी उनकी आइडेंटिटी है वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्ट्रीम मैटर के अंदर। अच्छा, अब ये क्या काम कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मॉडल हम ट्रेन करेंगे FSX लस्टर के साथ। ठीक है, तो वही वाला काम है। अब इसमें जो आपने वो चैप्टर 5 में किया है वही सेम काम है। पहले में आपने S3 इस्तेमाल किया, दूसरे में आपने EFS इस्तेमाल किया है, थर्ड के अंदर आप FSX को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको भी वही सिमिलर है, क्या क्या चीज़ें देख लें भाई। EFS के साथ किया सेम वही चीज़ है, इनपुट चैनल वगैरह, फाइल सिस्टम वगैरह वही है, डायरेक्टरी पाथ वगैरह वही है आपके। और हम क्या कर रहे हैं, फाइल सिस्टम को माउंट करेंगे। तो यहाँ पे भी माउंट किया था, EFS में भी क्या किया था, माउंट। इसका एक फायदा ये है कि मल्टीपल इंस्टेंस एक साथ आपकी उस यानी हार्ड ड्राइव को इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल सिस्टम, ये आपकी यानी फाइल सिस्टम आप डिफाइन कर रहे हैं। फाइल सिस्टम में वही चीजें, फाइल आइडेंटिफायर जो पर आया था, यही आया C8,
ठीक है, तो लास्ट में CAT आ रहा है। उसके बाद फाइल सिस्टम की टाइप बताइए, FSX लस्टर। उसके बाद डायरेक्टरी पाथ, ठीक है, जहां पे ये डेटा आपका सेव हुआ है, तो ये डायरेक्टरी पाथ वहां पे मौजूद है जो कि आपने वहां पे बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वैलिडेशन का आपने पहला वाला जो काम था ये आपने किया ट्रेनिंग के लिए, दूसरा वाला काम किसका होगा, वैलिडेशन के लिए। सेम वही चीज है, लस्टर, लस्टर की टाइप, उसकी पाथ कहाँ पे होगा, चैनल के अंदर ये दोनों चीजें आपको डिफाइन कर देनी है। वही दो चीजें भाई, आपको एक फाइल का नाम और दूसरा जो आपकी क्लस्टर सॉरी ग्रुप पॉलिसी है सिक्योरिटी, वो आपको देख लेना है, जो एस्टिमेटर में हम डिफाइन करेंगे उसको आप चेंज भी कर देंगे। सारा वही काम है और तो कुछ भी नहीं है। स्पीड में यहाँ पे क्या हुआ देखें, अच्छा जी, तो कोई इतना ज्यादा इस पे काम नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह सिंपल ये है कि यार हम बहुत छोटे डेटा पे भी काम कर रहे हैं। बड़े डेटा पे अगर ट्रेनिंग लगाए ना तो आपको बहुत ज्यादा एक फर्क दिखता। दूसरा, बड़े डेटा के ऊपर अगर आप ट्रेनिंग लगाएंगे तो एक आपका अच्छा खासा अमाउंट भी बन जाता। तो इसलिए ये सिर्फ आपको अभी जो एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है, एक छोटे डेटा पे करके दिखा रहा है। आई थिंक इसके बाद ये आपको ना नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, आपकी जो सबसे बड़ा डेटा सेट कौन सा था, इमेजनेट, 1.4 मिलियन, 14 लाख जो इमेजेस थी, उसके ऊपर ट्रेनिंग करना बताएगा। और उसकी शायद 1600 रुपये, $1600 उसकी यानी एक्सपेरिमेंट की कॉस्ट आती है। तो जाहिर बात है $1600 हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए तो यहाँ पे नहीं बर्बाद करने वाले। तो ये कह रहा है कि अगर आप करना चाहें तो आप उसका 5% या फिर 5% ले लें, या चलें उससे भी कम ले लें, 1% ही डेटा ले लें। तो 1% डेटा के ऊपर आप ट्रेन करके देख लें पूरे ये पाइपलाइन। लेकिन क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब ये आपकी कुछ समरी आपको बता रहे हैं। समरी क्या है, रिकॉर्ड आईओ TFR रिकॉर्ड फाइल होती है जो कि आपकी फाइल को क्या करती है, चंक में तोड़ देती है, ऐसा ही है। रिकॉर्ड आईओ और TFR रिकॉर्ड डेटा सेट, ये आपके पास एक यानी तरीका है जिससे आप अपनी जो भी फाइल्स हैं उनको नमपाई और उसको छोटी छोटी स्प्लिट बहुत सारी फाइलों में तोड़ देते हैं। जिससे फ़ायदा क्या होता है कि शुरू की यानी जो 10 फाइलें वो एक फाइल में आ गए, फिर आगे 10 फाइलें जो हैं वो 2 फाइल में आ गई। तो उससे आपकी ट्रेनिंग, उनको मूव करना, उनके ऊपर प्रोसेसिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। यानी सिंपल ये कह लें कि आपका जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट था स्लाइसिंग वाला, तो स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। सर लेकिन हमने इसका डिसएडवांटेज नहीं बताया था कि इसके एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, अभी आगे जाके दोबारा इसको डिस्कस करेगा। तरीका है ना ये बता रहे हैं। अच्छा, अब तरीके हमारे पास क्या क्या हैं ये आपको बता रहा है कि भाई छोटी छोटी फाइलों में आप उसको तोड़ के उनको ट्रेंड कर सकते हैं, फास्ट ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, वर्क विद बोथ फाइल मोड एंड पाइप मोड, तो इन फाइलों के ऊपर हम दोनों मोड पे काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि फॉर डेवलपमेंट एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन फाइल मोड इज कम्प्लीटली फाइन। तो भाई फाइल मोड पे ज़्यादातर हमारे काम हो जाते हैं। और जब आपको यानी बिग डेटा वगैरह पे यानी काम करना हो तो या तो आप EFS पे जाते हैं, या फिर दूसरी वाली जो सर्विस है वो कौन सी है, 100 ऑफ डेटा आपके पास हो तो FSX के ऊपर जाते हैं। और दोनों के ऊपर आप फाइल मोड और पाइप मोड इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। तो लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वर्कलोड है 10 और 1000 इंस्टेंस आपके चले। और क्या है, EFS इज परफॉर्म मोड, परफॉर्मेंस मोड इज वर्थ ट्राइंग। ठीक है, तो आपके पास पहली चीज आपने देख ली कि छोटा यानी वर्कलोड आ रहा है, कम काम है, फास्ट स्पीड चाह रहे हैं तो EFS को इस्तेमाल करें। आपके पास एक बड़ा बच्चा क्लाउड है और आपको स्पीड भी फास्ट चाहिए, क्योंकि आपने देखा 1 GB तक की स्पीड जो है आप डिफाइन कर सकते हैं FSX लस्टर के अंदर। तो ये इसका फायदा। और दूसरा फायदा मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मल्टीपल इंस्टेंस आपकी यानी उस फाइल को एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, तो काफ़ी फास्ट स्पीड आपको मिलती है। और तो बाकी इनका कोई इतना फ़ायदा नहीं। और अगर आपको स्पीड कम चाहिए, पैसे कम लगाने, तो आप S3 पे भी काम कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जहाँ यानी 2 घंटे में वो काम हो रहा है, अगर वो 4 घंटे में हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है।
ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस को ये कितना सपोर्ट करता है कि ये 4 घंटे में से जगह आधे घंटे में हो जाए तो हमें कितना वैल्यू हम गेन कर सकते हैं, तो फिर हम उसको ज़्यादा कॉस्ट लगाएंगे। और अगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा बिजनेस को, तो फिर हम बोलेंगे ठीक है यार, 4 घंटे में क्या, 4 दिन में भी हो जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब हमारे पास जब हम जॉब चलाते हैं ना, जैसे आपने अभी छोटी छोटी फाइलों में तोड़ा था, ठीक है, रिकॉर्ड आई, तो जब आप छोटी फाइलों में तोड़ते हैं, फाइलों में तोड़ने के बाद आपके जब मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, तो अब उन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये जो आपकी छोटी छोटी फाइलें जाएंगी, 2 तरीके से जा सकती हैं। 4 मशीनें चलनी है, 4 मशीन में पूरा पूरा डेटा आप कॉपी पेस्ट करें। तो पूरा पूरा डेटा कॉपी पेस्ट करने के लिए हम जो मोड पास करेंगे उसका नाम है फुली रेप्लिकेटेड, यानी हर इंस्टेंस के अंदर कंप्लीट डेटा कॉपी पेस्ट होगा। दूसरा हमारे पास जो तरीका है शेयर बाय S3 की, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर 1 GB का डेटा है और वो 10 फाइलों में तोड़ा है आपने, हर फाइल के अंदर अलग यूनिक डेटा होगा। यानी शुरू की 100 फाइलें, शुरू का जो 100 यानी आपका MBs का डेटा है वो पहली फाइल में, उसके यानी 101 से 200 तक का जो डेटा है वो आपकी दूसरी फाइल में होगा, 200 से 300 के दरमियान का जो डेटा है वो आपका किस में होगा, नेक्स्ट फाइल के अंदर। तो दोनों के अंदर फर्क समझ आ रहा है, फुली रेप्लिकेटेड और दूसरा क्या आपके पास शेयर्ड बाय S3। जी सर। सर फुली रेप्लिकेटेड का नहीं समझ आया कि उसमें यूनिक कैसे नहीं होगा, उसमें यूनिक उसी कैसे नहीं फाइल होगा। का उसी फाइल का रेप्लिका जनरेट करेगा ना, वही चीज उठा के उधर सेम वही, मतलब हम एक फोल्डर में एक पिक्चर है उसको कॉपी करते हैं दूसरे फोल्डर में, अब 2 पिक्चर हमारे पास बन जाते हैं, लेकिन दोनों सेम होंगे, पिक्सल सब कुछ बराबर होगा। सेम वही बात बता रहा आई थिंक सर। सेम डाटा होगा। इस एक मिनट देखो, हर इंस्टेंट पे, हर मशीन पे एक एक कॉपी पड़ी होगी, ये समझ लो। एक काम करें ना, इस पैरा को जरा एक नजर पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग लेट्स यू स्केल ट्रेनिंग जॉब बाय रनिंग देम ऑन अ क्लस्टर। अब वो जो क्लस्टर है वो सीपीयू का भी हो सकता है, वो जीपीयू का भी हो सकता है। तो हम अपनी ट्रेनिंग जॉब को स्केल कर रहे हैं, एक से ज्यादा सीपीयूज या आपकी मशीन्स को हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब वो जीपीयू बेस्ड इंस्टेंस हो सकते हैं या सीपीयू बेस्ड हो सकते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है दिस मे ट्रेन एदर ऑन अ फुल डेटा सेट, ठीक है, और ऑन फ्रिक्शन ऑफ डेटा सेट, ठीक है। फुल डेटा सेट कंप्लीट, फ्रिक्शन का मतलब है कुछ पार्ट उठा के आप उसके ऊपर ट्रेन करते हैं। अब ये कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी यानी क्या नाम है पॉलिसी है, हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्या है, फुली रेप्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड द फुल डेटा सेट टू द ईच इंस्टेंस। आगे फुल डेटा सेट हम ईच इंस्टेंस को क्या करेंगे, पास करेंगे। दूसरा क्या तरीका है, शेयर बाय S3 डिस्ट्रीब्यूटेड एन इक्वल नंबर ऑफ इनपुट फाइल टू ईच इंस्टेंस। दोनों में फर्क समझ आया? जी सर। ठीक है, तो बस इसके अंदर यही ये मॉड का आपको बता रहा है। अब आपकी मर्जी है कहाँ इस्तेमाल करते हैं कहाँ नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन क्या है। जी कोई कुछ कहना चाह रहा था? अगर हमारे पास एक से ज्यादा इंस्टेंसेस हैं, मतलब 4 इंस्टेंसेस हैं, तो फुली रेप्लिकेटेड में हम उन चारों को ये सारा डेटा देंगे। जी बिल्कुल। और शेयर में क्या होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और शेयर में क्या होगा, 25% सबको देगा। जी सर। ठीक है, फुली रेप्लिकेटेड का मतलब है 100% डेटा चारों इंस्टेंस को देगा, 100%। जबकि शेयर बाय S3 जो है उसके अंदर आपके 4 इंस्टेंस है, तो उसको वो तकसीम कर देगा, कितना परसेंट चंक देंगे, यानी 25% अगर वो 5 होते तो कितना परसेंट में टूटता, 20% बस। अब ये आपको यानी ये फिगर कैलकुलेट करना आ गए तो आपको कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आपने जैसे डेटा को स्प्लिट किया हुआ है, वो आप स्प्लिट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं रिकॉर्ड IO या फिर TFNR रिकॉर्ड को आप इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्प्लिट करने के लिए। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग फॉर बिल्ट इन एल्गोरिथम। इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग इज अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल बिल्ट इन
एल्गोरिथम सबके लिए हमारे पास मौजूद है। सेमेंटिक सेगमेंटेशन एंड एलडीए आर नॉट क्या है, नोटेबल एक्सेप्शंस। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, बिल्ट इन एल्गोरिथम आर इम्प्लीमेंटेड विद द अपाची MXNet। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपके जो आप देख रहे हैं ना MXNet का जो वर्ड इस्तेमाल किया है, हमारे जितने एल्गोरिथम ट्रेन हो रहे हैं यहाँ पे AWS के ऊपर, इसके ऊपर बैकएंड के ऊपर जो सर्वर्स यानी टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं वो है MXNet। ठीक है, ये MXNet के जरिए ही, जो मैं आपको कह रहा था, कौन सी फाइल थी जो आपको नेक्स्ट क्लास के लिए डाउनलोड करनी है, artifact.tr, जिसमें जैसन होता है। तो उस जैसन के जरिए मैं पूरे मॉडल को इसमें लोड कर सकता हूँ, तो वो MXNet के जरिए होती है। MXNet का ये फायदा है कि आपने अमेजोन के ऊपर ट्रेन किया या किसी भी आपने सर्वर पे उसको ट्रेन किया है, किसी भी मशीन पे आपने ट्रेन किया है, अगर वो MXNet आर्किटेक्चर के ऊपर मॉडल ट्रेन हुआ है, तो मैं उसको चाहूँ तो अमेजोन पे भी उसकी एंड पॉइंट API डिप्लॉय कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको किसी दूसरे सर्वर पे दूसरी टेक्निक के ऊपर भी MXNet के जरिए पूरे मॉडल को डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो यानी मैं सिर्फ SageMaker स्पेसिफिक नहीं होऊंगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसने नाम दिया है अपाची MXNet। इसको थोड़ा सा स्टडी हम करेंगे चैप्टर 11 के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नाम आया इसलिए इसको थोड़ा सा फोकस कर दिया कि जस्ट इसको आप ये नहीं समझें कि ये सर्वर का नाम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, बिल्ट इन एल्गोरिथम के साथ इनके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और अपाचे MXNet के जरिए ही इसको हम करेंगे। उसमें क्या होगा, की वैल्यू स्टोर इसमें हम कर रहे हैं ट्रेनिंग इंस्टेंस की, कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे है, जो कि आपके रिजल्ट वगैरह एक्सचेंज वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो सिंपल ये बता रहा है कि भाई यही वाला काम, क्या आपका मॉडल पहले से ट्रेन हुआ हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, उसको लोड करना है, उसको ग्राफिकल विजुअलाइजेशन में दिखाना है, उससे प्रिडिक्शन करवानी है, तो MXNet अपाची को हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रेमवर्क आपको पता है, हम जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो पाइटॉर्च कर लें, टेंसरफ्लो कर लें, और उन सब के जो कोड हैं वो सारे के सारे गिटहब के ऊपर अवेलेबल हैं। तो जिस फ्रेमवर्क को आप यानी करना चाहें उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। फ्रेमवर्क, अच्छा, हर फ्रेमवर्क के कोड के अंदर चेंजिंग होगी, क्योंकि बैकएंड का फ्रेमवर्क जो है वो अपने मुताबिक कुछ पैरामीटर्स मांगता है। तो उन सब की इम्प्लीमेंटेशन ये मुख्तलिफ गिट की रेपोज इसने दी हुई है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। टेंसरफ्लो पे कर सकते हैं, कैरिस पे कर सकते हैं, पाइटॉर्च पे कर सकते हैं। अच्छा, जब हमारे पास लोड वगैरह यानी क्या होता है, मैं आपसे यानी क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका जवाब मुझे चाहिए होगा। मेरे पास जो GPU और CPU चल रहे हैं, इंस्टेंस चल रहे हैं, उनकी यूटिलाइजेशन कम हो रही है, तो हम किस चीज़ का साइज बढ़ाते हैं? बेच साइज सर। बेस साइज, क्योंकि लोड ज़्यादा जाता है तो फिर वो ज़्यादा उसकी यानी रिसोर्सेज क्या होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। तो रिसोर्सेज आप लाजमी मैट्रिक्स को देखें कि कितनी आपकी मैट्रिक्स इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, आप चाहें तो अपना कस्टम कंटेनर भी बना सकते हैं। पहले तरीका क्या था भाई, पहले से बिल्ट इन हुआ हुआ एल्गोरिथम था, पूरा पूरा टेंसरफ्लो किसी भी चीज़ पे आपने उसको उठाया और उसके ऊपर आपने अपने कोड वगैरह में चेंजिंग, क्योंकि इतनी ज़्यादा होती नहीं, आर्किटेक्चर सब कुछ बना हुआ है, उसको आप अप कर देते हैं। दूसरा क्या, आप अपनी मर्जी से कंटेनर बनाते हैं, ठीक है, जो कि आपका अमेजोन कंटेनर सर्विस रजिस्ट्री ECR के ऊपर क्या होता है, रजिस्टर होता है। उसके अंदर आप चाहें तो लिनक्स इंस्टॉल करें, उसमें चाहे नमपाई, पांडास, इसके अलावा दूसरी पांडास की या पाइथन की लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल करें और अपनी मर्जी से एक पूरा मॉडल बनाएं और उसके बाद उसको डिप्लॉय करें। ठीक है, तो आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग जो है आप अपने कस्टम कंटेनर्स के अंदर भी कर सकते हैं। कस्टम कंटेनर्स माइक्रो सर्विसेज, कि भाई एक डेटाबेस यहाँ से उठ के आ रही है, दूसरी आपका यानी डेटा यहाँ से उठ के आ रहा है, एक जगह ट्रेनिंग हो रही है, एक जगह टेस्टिंग हो रही है, एक जगह वैलिडेशन हो रही है, तो 3-4 काम मिलके मुख्तलिफ कंटेनर माइक्रो सर्विसेज आपस में काम करेंगे, तो वो VPC के थ्रू होगी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अच्छा, अब क्या है, हम क्या करने वाले हैं अगर आप अपना ज़ाती यानी कंटेनर के अंदर चेंजिंग करना चाह रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं, यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग मैकेनिज्म, हमें खुद बनाना पड़ेगा। और इसके अंदर क्या होगा, हमें सिर्फ क्लस्टर का नाम देना है, जो VPC हमने बनाया था उस क्लस्टर का नाम देना है, उस ग्रुप का नाम देना है, और वो नेटवर्क खुद ब खुद क्या होगा, उस कंटेनर के ऊपर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह
या जो भी डिटेल वगैरह होगी वो इन्फर कर लेगा, और बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंटेनर के इनसाइड होती है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन भी हम इस फाइल के अंदर पर्टिकुलर इनपुट फाइल में कॉन्फ़िग के अंदर जाके रिसोर्स फाइल जेसन के अंदर हम बताएंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग, अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग नहीं करवाई थी, अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग क्या है? 4 या 5 मशीनें मिलके एक साथ मॉडल को क्या करेंगे? ट्रेन करेंगे। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग। ऐसा ही है ना? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? एक टास्क को करने के लिए मोर देन 2 मशीन्स, 2 और मोर मशीन साथ मिलके काम करें, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। जहां भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन का बात आती है वहां पे 2 या 2 से ज्यादा मशीनें आपस में साथ मिलके एक काम को प्रोसेस करती है। जी तो फिर सर आपका लैपटॉप बैटरी एंड हुई है, शायद इस पे जी लगा दें। जी जी थैंक यू। अच्छा, अब हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, रह कितना गया? क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं सोचा था खत्म हो जाएगा, हुआ नहीं था, मुझे थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये चैप्टर आज तो लाजमी ख़त्म करें, क्योंकि 3 या 4 क्लासें हमारे पास मैक्सिमम और मिल पाएंगी। वैसे ऑफिशियली 2 बज रही है, तो हम देखते हैं 4 कि पेजेस हैं सर टोटल। सॉरी दोबारा बोलें। सर 4 पेजेस हैं टोटल, मेरे ख्याल में 4 पेजेस रह गए हैं। 400। अच्छा खैर, मैं फिर समझ नहीं पाया, थोड़ी सी वॉइस हो गई थी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि 4 पेजेस रह गए हैं सर, ये तो हो जाएंगे सर आज कवर। नहीं, 4 पेजेस रह गए बस? नहीं ना, हम 312 पे हैं और 322 आई थिंक सर 10 पेजेस हैं। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो जाएंगे। मैं तो अच्छा सोचा था चैप्टर 11 भी मुझे स्टार्ट करना है। अब इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक पे लेके चलते हैं, क्योंकि काम बहुत ही आसान है और हम पहले वो कॉन्सेप्ट ले चुके हैं। देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो भी डेटा है वो डेटा को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड आईओ फाइल्स के जरिए तकसीम करेंगे। तकसीम कैसे करेंगे? वही, आपके पास 100 तस्वीरें हैं या 100 आपके पास क्या है डेटा सेट है, तो आप उसको 10-10 करके 10 हिस्सों में तोड़ लें, तो उसको स्प्लिट करेंगे। हर उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन कौन से फाइल के अंदर कहाँ से लेके कहाँ तक फाइल है, उसका लेवल क्या है, उसकी डिटेल क्या है, वो सारी चीज़ें हमारे पास एक यानी लाइब्रेरी है, उसके ज़रिए हम यानी पूरे ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो अब करना क्या है? हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का एल्गोरिथम ट्रेन करना है दोबारा से, और हम जो स्प्लिट करने के लिए वर्जन इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है रिकॉर्ड आईओ। तो रिकॉर्ड आईओ ये आपके पास लाइब्रेरी है जो कि फाइल को तकसीम करने के लिए मल्टीपल, एक बड़ी फाइल को छोटी छोटी फाइलों में तकसीम करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे क्या करेंगे? शेयर डेटा सेट अक्रॉस 2 ML इंस्टेंस। तो हमारे पास ML P2 2 एक्स्ट्रा लार्ज का जो इंस्टेंसेस हैं, 2 इंस्टेंस होंगे। अभी तक आप एक इंस्टेंस इस्तेमाल कर रहे थे, एक मशीन इस्तेमाल कर रहे थे, अब 2 मशीन आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फिर जाहिर बात है पाइप मोड को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाइप मोड का आपको सिंपल पता है कि वो माउंट वाला कॉन्सेप्ट होता है। इससे क्या नुकसान होते हैं वो आपने देखे हुए हैं, आपको पता है कि भाई एक्यूरेसी इम्पैक्ट पड़ता है। फिक्स नंबर ऑफ इपॉक को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो खैर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये हम देखेंगे। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्लानिंग करवाता हूँ तो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है कम होती है दोस्तों? कम हो जाती है। कम हो जाती है सर बहुत। ठीक है, तो ये एक इम्पैक्ट पड़ता है, ये एक्सपेरिमेंट के जरिए अब करके बताएगा। अच्छा भाई, हमने क्या करना है? वी स्टार्ट फ्रॉम द डेटा सेट ऑलरेडी प्रेजेंट इन आर डिफॉल्ट बकेट 17 RO फाइल्स फॉर ट्रेनिंग एंड 5 फॉर वैलिडेशन। तो 17 हमारे पास रिकॉर्ड आईओ फाइल है, यानी उसने उन फाइलों को 17 हिस्सों में तकसीम किया जो कि ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगी। 5 फाइलें और हैं जो कि वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल होगी। अब वही यानी डिफॉल्ट बकेट पे यानी S3 के बकेट पे हम काम कर रहे हैं। पास्कल कोड जो है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। S3 के बकेट का इनपुट है, वैलिडेशन का पाथ है। तो ये वही बच्चों वाला काम है जो बचपन से हम बार बार करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद आप चैनल डिफाइन करते हैं, चैनल के अंदर आप मोड वगैरह बताते हैं, शेयर्ड डेटा सेट बताते हैं। ईच इंस्टेंस गेट्स हाफ ऑफ द डेटा। तो वही यानी वो डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या आती है? हाफ का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 17 फाइलें हैं और मैं अगर 8 इंस्टेंस चलाता हूँ, तो हर इंस्टेंस के पास कितनी आएगी फाइल? 2-2 करके आ जाएंगी। ठीक है, वो 17 है, वो एक को किस तरह करेंगे? तो 17 की जो भी फाइल हैं
उसमें नंबर ऑफ यानी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको वो तोड़ देगा और फर्दर। तो ये खुद वो उसको कर लेगा कि टोटल कितना डेटा उसको पर्सन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो हमारे पास 17 फाइल्स हैं, ठीक है। तो वो 17 फाइलें कितने इंस्टेंस पे चल रही है, हम कितने इंस्टेंस चला रहे हैं, यहाँ पे 2 इंस्टेंस चला रहे हैं। तो 2 इंस्टेंस का मतलब क्या है, क्योंकि 9 आना चाहिए, क्योंकि दूसरे में एक कम होगी तो वो उसको कवर कर लेगा, जबकि 8 से क्या होगी, एक रह जाएगी। तो हम यहाँ पे 2 इंस्टेंस चला रहे हैं, तो हर इंस्टेंस के अंदर कितनी कितनी फाइल जाएंगी दोस्तों? 8.5 या 8.5। अच्छा 8.5 नहीं जा सकती, क्योंकि वो हाफ तोड़ के कैसे लेके जाए, तो फिर हम उसको 8 वाला काम कर देते, 9 वाला काम कर देते। एक में 9 जाएंगे, दूसरे में 9 की कैपेसिटी है, लेकिन उसको 9 मिलती ही नहीं, तो कितनी उठा के ले जाएगा? 8 उठा के ले जाएगा, ठीक है। ये फिर 5 के लिए हम कर लेंगे, वो खुद ब खुद ये बैकएंड के ऊपर सब कुछ कर रहा होता है, आपने उसे बताना होता है ये इंस्टेंस है, ये आपके पास फाइल्स है। बकेट बनाया आपने, चैनल बनाया, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। और उसके बाद आगे हम देखें, चैनल डिफाइन कर रहे हैं, पाइप मोड डिफाइन कर रहे हैं, डेटा सेट आपके यानी शेयर होगा, और हर इंस्टेंस के पास हाफ डेटा जाएगा। अच्छा, टू अवॉइड ऑलवेज सेंडिंग द सेम रिकॉर्ड फाइल आईओ टू द सेम इंस्टेंस भी कह सकते हैं। यानी देखो, 2 जो इंस्टेंसेस है ना अलग अलग, मैं फाइल नंबर F1 नाम रखा, वो F1 फाइल मैंने पहले वाली मशीन को भी दे दी और दूसरी को भी भेज दी। तो ऐसा नहीं करना, F1 को अगर एक के पास भेज दिया तो अब F2 मेरे पास जो रिमेनिंग बचा वो मैं दूसरी मशीन के पास भेजूंगा, ठीक है। फिर F3 जो है फिर तीसरी मशीन, दूसरी मशीन को भेजूंगा। फिर F4 जो है फिर दोबारा पहली मशीन, यानी हाफ डेटा सेट जो यूनिक डेटा सेट है वो पहली के पास जाएगा और हाफ डेटा सेट जो है वो दूसरी के पास जाएगा। सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये कह रहा बस। उसके बाद आपने इंस्टेंसेस को देना है शफल कॉन्फ़िगरेशन, आप उसको यस कर दें तो वो शफल कर देगा हर इपॉक के बाद तमाम डेटा सेट को उठाते वक्त। तो यहाँ पे यही हो रहा है, शफल आपने क्या है, ट्रेनिंग इनपुट डेटा आप जो ये SageMaker से उठा रहे हैं, तो ट्रेनिंग इनपुट आप बता रहे हैं S3 का ट्रेनिंग डेटा जो आपने बकेट बताया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा इस्तेमाल हुई है, देखें, शेयर बाय S3 की। इसका क्या मतलब था, एक फुली रेप्लिकेटेड थी और S3 थी सर 100 जाएगा उसमें। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर रेप्लिकेटेड होता तो फिर 100 उसमें सब में उसमें नहीं सर, रेप्लिकेटेड में तो सब नहीं जा रहा था, सब जा रहा था 100% तीनों मशीन के पास जाता। हाँ, सर इसमें तो यूं बताया था ना आपने कि फर्स्ट 100 एक में जाएगा तो 101 से दूसरे में जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 1000 के अगर एग्जांपल लेंगे, अच्छा मैं परसेंटेज में बोल रहा था, इसमें ऐसे में थोड़ा सा वो किया था। तो परसेंटेज में देखें जितना भी डेटा है उसको वो जितनी मशीनें हैं उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा नोड को। शफल आपने कर दिया, एक रैंडमली नंबर पास किया, वो शफल उसके मुताबिक कर देगा। आपके पास देखें एप्लीकेशन टाइप, जो फाइल्स की टाइप है ना वो आपने कंटेंट टाइप बताई। तो हमारे पास अगर नमपाई होते हैं, दूसरी फाइल का होता है EFS सिस्टम या जो भी होता है, तो वो आप कंटेंट टाइप आपने बताइए। S3 टाइप डेटा टाइप आप बता रहे हैं S3 प्रीफिक्स, और क्या है, यही चीज आपने डेटा पे बताई है, ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन, वही सारी चीजें। पाइप मोड आपने यहाँ डिफाइन कर दिया। चैनल्स यहाँ पे आपने बताया, तो यहाँ से आपके चैनल डिफाइन होगा। एस्टिमेटर आप डिफाइन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है एस्टिमेटर। तो एस्टिमेटर में आपने क्या किया है, कंटेनर से जो आपको इमेज उठानी है, इस आप यानी मॉडल से उठाते हैं। फिर आपने क्या किया, जो रीजन है, रीजन का नाम आपने उठा लिया, Moodle 3 का डिफॉल्ट रीजन जहाँ से भी इंस्टेंस अप होगा या इसके लेटेंसी रेट सबसे कम होगा वो उठा लेगा। आपने कंटेनर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का उठाया। उसके बाद एस्टिमेटर में आपने क्या क्या चीज़ें बताई देखिए, अभी तक आप इंस्टेंस का जो नंबर देते थे वो कितना देते थे, 1। अब कितने दिए, 2। तो अब 2 मशीन एक साथ चलेंगी, तो बड़े सोच के चलाइएगा, क्योंकि कॉस्ट अब 2 मशीनों की आएगी और इसकी जो मशीन की कॉस्ट है पर सेकेंड या पर मिनट की, उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 मशीनें चलेंगी MLP3 2x लार्ज, इसकी जो भी कॉस्ट आ रही होगी वो आप देख सकते हैं। और आपका आउटपुट सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो भी मॉडल सेव करवाते हैं उसका आउटपुट सेफ होता है, और ये आउटपुट आप बाद में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। तो अब जब भी आप कोई मॉडल ट्रेन कर लें, करने के बाद आपको क्या करना होगा, उसके आर्टिफैक्ट वाली जो फाइल है ना अपने पास सेव कर लिया करें अपनी लोकल मशीन पे। अभी तक हमने ये काम किया नहीं, लेकिन अब से इन फ्यूचर जब भी आप काम करें, जो भी मॉडल ट्रेन करें, उसकी जो आर्टिफैक्ट की फाइल बने उसको उठा के कहाँ रख देंगे आप, अपनी लोकल मशीन पे। उससे फायदा क्या है कि नेक्स्ट टाइम आपको पूरी ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है, आप जाएंगे अपाची MXNet के ऊपर
और उसके यानी जो जेसन फाइल्स हैं उनको लोड करेंगे, पूरा मॉड्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ है वो उसके अंदर मौजूद होती है। तो ये आउटपुट पाथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे तो नई चीज़ ये सीख रहे हैं आप क्या इंस्टेंस टू 2 इंस्टेंस चलेंगे। हाइपर पैरामीटर सेट कर रहे हैं, ठीक है, हाइपर पैरामीटर आपके, ठीक है। तो हम रेस्ट नेट 50 को इस्तेमाल कर रहे हैं ये आर्किटेक्चर तक। उसके बाद हम प्री ट्रेन मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं, यस। नंबर ऑफ क्लास 20 क्लासेस में होती है। उसके बाद इपॉक 30 इपॉक चलेंगे। नंबर ऑफ सैंपल्स 16,000 समथिंग हमारे पास सैंपल्स हैं ट्रेनिंग के। मिनी बेच साइज यानी कम से कम हर मिनी बेच के अंदर कितना डेटा आउट किया जाएगा। अच्छा, ये अभी आपने डिस्क जो है ना वो सिंक्रोनाइज नहीं की हुई, इसको अभी आपने कमेंट किया हुआ है। आगे जाके इसको हम हटा के, इसको कमेंट हटा के फिर देखेंगे क्या होगा। मॉडल फिट यहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ये कंपैरिजन सबसे पहले। जी जी सर, इसमें हमारे पास मतलब 2 मशीनें लगाई हुई, तो मिनी बैच उस हिसाब से कम नहीं किया हुआ है? एक मशीन के लिए वो मिनी बेच है ना, एक इंस्टेंस के लिए, तो वो 2 में डबल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इंस्टेंस, आप एक इंस्टेंस के साथ चलाते हैं, यहाँ पे देखें लिखा हुआ काउंट 1 इंस्टेंस के साथ पाइप मोड पे चलाएं तो आपकी जो जॉब परफॉर्म होगी 4443 सेकंड के अंदर परफॉर्म होगी, और आपके पास जो एक्यूरेसी आ रही है वो ये आ रही है। कॉस्ट कितनी आ रही है? ये एक इंस्टेंस पे आपने काम किया जो नॉर्मली आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, फिर आपने क्या किया, 2 इंस्टेंस लगा दिए, पाइप मोड शेयरिंग मोड के ऊपर, ठीक है, दोनों शेयर कर दिए। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन आपने अभी नहीं की, तो अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं करते आपके देखिए टाइम में कितना फर्क हुआ, तो 46% पहले वो काम परफॉर्म हो गया, ठीक है। एक्यूरेसी यानी ये लॉस है, वैलिडेशन क्या है, ये एमएपी एक्यूरेसी है, आगे वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, देखें एक्यूरेसी, ठीक है। तो आपने जब एक्यूरेसी और उसको सिंक्रोनाइज नहीं किया, 2 इंस्टेंस पे चलाया, जॉब तो बहुत जल्दी परफॉर्म हो गई, लेकिन क्या हुआ, 60% आपकी जो वैलिडेशन एक्यूरेसी वो गिर गई, आपकी कॉस्ट भी बढ़ गई 9%। इसी तरह आपने 2 इंस्टेंस पे लगाया शेयरिंग मोड के ऊपर, लेकिन डिस्क को क्या कर दिया, सिंक्रोनाइज। तो सिंक्रोनाइज करने से क्या फायदा हुआ कि आपकी जॉब 30% पहले हो गई, यानी टाइम इसके मुकाबले में बढ़ गया जिसमें सिंक्रोनाइज नहीं था, लेकिन सिंक्रोनाइज में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा। वैलिडेशन पे आप देख लो एक्यूरेसी, यानी उसके मुकाबले में एक इंस्टेंस पे चलाने के मुकाबले पहले 60% आपकी एक्यूरेसी क्या हो रही थी, कम आ रही थी, अब कितनी परसेंट कम आ रही है? 3.5। लेकिन कॉस्ट फिर भी क्या है, 40% आता है। अच्छा, अब वही पाइप मोड है, पहले आपके पास सिंक्रोनाइज मोड था, अब क्या है, एसिंक्रोनाइज मोड। एसिंक्रोनाइज मोड के अंदर आपकी टाइम क्या हुआ, और कम हो गया, लेकिन लॉस क्या है, एक्यूरेसी और कम हो गई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन सा वाला बेहतर है अगर आप यानी वो करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग। तो 1 के मुकाबले पे अगर हम रखें तो दूसरा मॉडल कौन सा बेस्ट रहेगा? सिंक्रोनाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो ये इसके फायदा होगा, लेकिन देख लें आपकी कॉस्ट देख लें भाई, यानी एक काम पहले हो रहा था 100 रुपए में, अब होगा 140 में। तो देख लें, काम फास्ट करवाना है, लेकिन फिर भी देखें एक्यूरेसी आपको वो नहीं मिलेगी जो आपको 1 पे मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग होती है, ये होती है, आपने यार लगा दो, नहीं, आप पहले ऑप्टिमाइज करेंगे कौन सी चीज कब लगानी है। तो भाई सिंक्रोनाइजेशन पे हमें यानी जी जी सर इसमें तो हमें इसने कैलकुलेशन करके बता दी थी आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट राउंड अबाउट इतनी आएगी। तो हम कोई भी मॉडल जब ट्रेन कर रहे हैं इस पे, तो हम पहले से खुद को है हमारे पास मेथड का कैलकुलेट करने के हमारा बिल इतना बनेगा। जी जी बिल्कुल है। उसका तरीका यही है कि छोटा डेटा सेट उठा के उसको आप यानी सेकंड के ऊपर चलाएं, लॉग्स पे देखें कितने सेकंड में जॉब परफॉर्म हुई है, उसके बाद उस इंस्टेंस के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन कर लें, कितने सेकंड है, इतने मिनट है, उसको आप दिन के हिसाब से जो भी है टोटल डेटा सेट पता है ना। अब देखो ये 1 सेकंड के अंदर इतनी यानी जॉब परफॉर्म करता है, मेरे पास यानी लाइक जॉब जो भी थी उसका टोटल डेटा इतना है, तो ये इतने में इसने इतने डेटा को परफॉर्म कर दिया, बाकी रिमेनिंग कितना रह गया तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो एमबीज में जीबीज में डेटा देख के वो आपको बता देगा कितना डेटा इसने परफॉर्म किया है। अच्छा जी, तो ये कह रहा है भाई सिंक्रोनाइजेशन जब यानी आपके पास एब्सेंट थी तो क्या हो रहा था, हाफ डेटा यानी आपकी क्या हो रही थी, ईच इंस्टेंस ट्रेन ऑन हाफ ऑफ द डेटा,
ठीक है, तो वो हाफ डेटा पे ट्रेन हो रहा था, इस वजह से देख रहा थी नो सिंक्रोनाइजेशन एसिंक्रोनाइजेशन, वो हाफ डेटा के ऊपर हो रहा था, इस वजह से उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। सिंक्रोनाइज कर दिया तो वो हाफ के ऊपर कंबाइन करके उसका जो रिजल्ट है वो आपको दिखा रहा है, तो इसलिए सिंक्रोनाइजेशन बेहतर है, रिजल्ट को कंबाइन करता है। ये आपकी जो दो मशीनें चल रही है ना ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के, दो आपकी क्या है इंस्टेंस चल रहे हैं, तो दोनों इंस्टेंस जब आप सिंक्रोनाइज करके चलाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है? नहीं ये क्या है, ये सिंक्रोनाइज नहीं है। द फॉलोइंग स्क्रीन शो जीपी यूटिलाइजेशन विच कंसिस्टेंट हाई, ये कौन से वाले पे कर रही है? गैप स्मॉलर देन 3 एवरेज लाइफ, जीपीयू की यूटिलाइजेशन बता रहा है सर। ये इन द एब्सेंस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बता रहा है, इट मींस कि ये वन इंस्टेंस वाला है, पाइप वाला। नहीं तो फिर दो क्यों दिखाना है? दो, पहला ऑब्जेक्ट डिटेक्शन GIU2 GIU1 AIOG1, ये मशीन ही है ना, दो मशीन है, दो GPU, वन पाइप नहीं है, यानी ये सिंक्रोनाइजेशन के साथ ये दो इंस्टेंस वाला जो चल रहा है उसकी GPU की यूटिलाइजेशन चला। अच्छा फिर क्या है, ये हम बता तो रहे हैं यार, ये देखो ना फिगर 9.10 GPU यूटिलाइजेशन विद नो सिंक्रोनाइजेशन, तो ये वाला अगर मैं मोड चलाता हूँ नो सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी जीपीयू की यूटिलाइजेशन यानी 100% ओके डन, ये चीज समझ आ गई। अच्छा फिर उसके बाद हम जाते हैं नीचे वाली जो आपकी है डायग्राम, इसमें जीपीयू की यूटिलाइजेशन है विद सिंक्रोनाइज, ठीक है, तो सिंक्रोनाइज ट्रेनिंग के अंदर देखो जीपीयू कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हमारी जो कॉस्ट थी कहाँ है, सिंक्रोनाइजेशन 8% थी, यहाँ पे एसिंक के साथ 45%, ठीक है, तो ये 40% क्योंकि यूटिलाइजेशन कम हुई है, तो यूटिलाइजेशन जब कम हुई है जीपीयूज की तो उसके मुताबिक क्या हुई है, कॉस्ट आपकी आ रही है, तो यूटिलाइजेशन यहाँ पे क्या हो रही है स्पाइक आ रही है, कम ज्यादा हो रही है, वेरिएशन आ रही है, जबकि विदाउट सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तो 100% यानी आप देखेंगे या तो इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। या मुझे ये लग रहा है इसको उन्होंने करीब से दिखाया हुआ है, इसको दूर से दिखाया हुआ है, लेकिन इसी वजह से कि हम ये ऑरेंज जो है ब्लू के रेफरेंस से हम देख रहे हैं, इस वजह से इसने थोड़ा कंप्रेस करके जो है थोड़ा जूम हाँ इसलिए इन्होंने आउट जूम कर करके दिया। दिखाया है। बस वो दो यानी जो आपके सीपीयूज चल रहे हैं उनकी यूटिलाइजेशन ग्राफ है, तो वो वैल्यूज पे आप अगर वो क्लिक भी करेंगे तो नंबर्स बता रहे हैं कितनी है यूटिलाइजेशन, 96% इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी 96-100% के करीब इस्तेमाल हो रहा है, तो सेम ही चल रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ पार्ट में शायद कमी आई हो। अच्छा देखिए इसकी ना बहुत सी बुनियादी वजह है, हमारी जो जीपीयू होती है ना, जैसे आपका लाइक कोर i7 उसकी स्पीड आप कह रहे हैं लाइक 2.8 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसिंग पावर, इसका मतलब है वो एक सेकंड के अंदर 2.8 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इसका मतलब है कितने बिलियंस या मिलियंस होंगे, क्या होंगे भाई दोस्तों, 2.8 को हम अगर मैं मिलियन बिलियन में बताना चाहूँ तो कितनी जॉब्स होंगी जी, 2.8 गीगा, 1000 या मिलियंस में बात करें तो कितने ही 2.8 बिलियंस, ठीक है, तो इतनी ना ये जॉब एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है, ये तो आपको पता है। अच्छा अब जब ये इतनी जॉब एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है, अक्सर क्या होता है आपकी मशीन स्लो हो जाती है, आप डेटा कोई लोड वगैरह करते हैं, एक्सेल की फाइल ही लोड करें, आप बोलते हैं सिस्टम हैंग हो गया, सिस्टम हैंग होने की वजह क्या होती है कोई बताएगा? क्या आपका जीपीयू इतना यानी स्लो है, जीपीयू की वजह से या कोई और चीज है? रैम सर, रैम बुनियादी वजह है, आपकी हार्ड डिस्क बुनियादी वजह है, तो असल में होता क्या है कि भाई देखो वो तो एक सेकंड में 3.8 बिलियंस जॉब को परफॉर्म कर सकता है, यानी वो सीपीयू बैठा हुआ है कि लाओ मुझे लोड दो। अब होता क्या है, पहले आप हार्ड डिस्क से डेटा उठाते हैं, रैम में लोड करते हैं,
कैशे में लाते हैं और उसके बाद आप देते हैं सीपीयू को। इतनी लंबी पाइपलाइन से वो डेटा लाता है। अब वो 1 सेकंड के अंदर से 50 जो फाइल है ना वो उठा के ला रहा है, 50 जॉब उठा के ला रहा है। अब मैं उसको क्विक कितनी जल्दी कर देता हूँ, मैं तो यानी कर सकता हूँ 2.8 बिलियन जॉब एक टाइम में कर सकता हूँ। तो भाई जीपीयू तो आपका है, सीपीयू तो इस्तेमाल ही इतना कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से आप इसका यानी जो यूटिलाइजेशन वगैरह आप देखते हैं ना कम आते हो, तो कम आने की बुनियादी वजह ये होती है ये पूरा जो आपका यानी एक पाइपलाइन है उससे डेटा किस तरह गुजर के आ रहा है। खैर एक लंबी चौड़ी यानी ये बहस है और आर्किटेक्चर इसी तरह इम्प्रूव होते हैं। अच्छा, एसिंक्रोनाइज ट्रेनिंग इज स्लोअर देन सिंक्रोनाइज ट्रेनिंग। अच्छा यहाँ पे इसने बता दिया भाई एसिंक्रोनाइज स्लो है और सिंक्रोनाइज क्या है, फास्ट है। चलें ये भी हमें पता चल गया। अब ये इमेज नेट के ऊपर ट्रेन कर रहा है, इसको बस क्विक हम देखते हैं। देखें डॉग एंड कैट का हमारे पास डेटा सेट है जिसका नाम क्या है, इमेज नेट, और या वेस्ट नेट इसको हम कह सकते हैं। तो इमेज नेट हम डेटा सेट उठा रहे हैं, 25,000 ट्रेनिंग डेटा सेट इसमें मौजूद है और ये छोटा सा यानी डेटा सेट था। लेकिन अब क्या हमने छोटा डेटा सेट पे काम किया था, अब हम काम कर रहे हैं वेस्ट नेट 50 के ऊपर। इमेज नेट डेटा सेट है, पर्टिकुलर वेबसाइट है, इस वेबसाइट से जाके अपना अकाउंट वगैरह बनाएं। 1.2 मिलियन ट्रेनिंग डेटा सेट इसमें मौजूद है। ओवरऑल जो डेटा सेट है वो 1.4 मिलियन डेटा आपके पास है। 140 जीबी का डेटा सेट है, 50,000 आपकी वैलिडेशन यानी फाइल्स हैं। तो टोटल आपकी 6.4 जीबी सिर्फ आपकी वैलिडेशन के लिए 1000 क्लासेस इसमें मौजूद हैं। तो हम इमेज नेट पर काम कर रहे हैं, 1000 क्लासेस मौजूद हैं और आपके पास वैलिडेशन की 50,000 क्या हैं तस्वीरें मौजूद हैं। अब अगर आप इतने बड़े डेटा सेट के ऊपर काम करें यानी 140 150 के करीब आपके पास सिर्फ डेटा सेट है जो कि कंप्रेस होकर रखा हुआ है। आप इसको जब यानी एक्सट्रैक्ट करेंगे मे बी ये 500 तक का डेटा आपके पास जाएगा। तो आपके पास इतना बड़ा डेटा सेट, आपके पास इतनी बड़ी हार्ड डिस्क होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो ये कह रहे हैं 10% 5% डेटा सेट उठाएं और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी लेकिन ये कि आपको पर्पस समझ आ जाएगा कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। अच्छा फिर हम क्या कर रहे हैं कि भाई स्टोरेज 150 के करीब हमारे पास स्टोरेज इसकी होगी और ये कह रहा है कि कम से कम आप EUS इसके अंदर भी इसको ना डाउनलोड करेंगे S3 के अंदर। कितना टाइम लगेगा, 5 दिन, ठीक है। तो इतना सब्र तहम्मुल आपके पास है पूरे डेटा सेट पे काम करने के लिए, तो आप सब्र तहम्मुल से काम करें। डाउनलोड का टाइम होगा उसको हम कुछ नहीं कर सकते। नो हब के नाम से एक यानी पैकेज है, लाइब्रेरी है लिनक्स का जिसको हम इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए हम ये डेटा सेट डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि आप जब इमेज नेट पे जाएंगे आपको यूज़र नेम और एक्सेस की मिलेगी, वो यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद वो डेटा सेट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप उसके यानी फोल्डर में मूव हो रहे हैं। मूव होने के बाद ये एक एक कमांड है, गेट क्लोन किया, आपने यूज़र नेम एक्सपोर्ट किया, उसकी की एक्सपोर्ट की, आप इस यानी मॉडल की यानी लाइव यानी फोल्डर में चले गए, आपने वो जो इमेजेस उठाई हैं उन इमेजेस को उठाया, वैलिडेशन वगैरह लेबल्स वगैरह, और यहाँ से उसको मूव कर दिया दूसरी फाइल के अंदर। उसके बाद नॉब हब बेस डाउनलोड इमेज नेट एसएस, आपने इसको यहाँ से यहाँ उठा के डाउनलोड मूव कर दिया, डॉग एंड कैट वगैरह। तो ये इसको यानी हैंडल करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है। वैलिडेशन डायरेक्टरी के अंदर 50,000 इमेजेस मौजूद हैं, ये हमें पहले ही पता है। तो उनको भी हमें सेट करना, 1000 क्लासें, ये बात याद रहे, ठीक है। तो 1000 क्लासें हैं तो हर क्लास के लिए 5-5 हज़ार यानी आपके पास जो भी यानी 5000 है तो 500 जो भी आपके पास एक क्लास के डेटा सेट होंगे। रिकॉर्ड IO वाला आपने डेटा पढ़ा हुआ है जो कि आपकी बड़ी फाइल को छोटी फाइलों में तोड़ता है। ये डेटा आपको डाउनलोड वगैरह कर रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपका पूरा एनवायरनमेंट वर्चुअल बना हुआ है, आप उसको उठा के यहाँ से एक्टिवेट कर, ये इमेज नेट डेटा सेट की फोल्डर में जाके उनको आप सिंपल ये जो कमांड है ना ये क्या कर रही है, आपके डेटा सेट को जो डेटा है कैट का कैट में उठा के डाल दिया, डॉग का डॉग में उठा के, तो सिंपल वो फोल्डर्स बना रही है। सैम फोल्डर सैम फाइल, उसमें क्या लेबल है उनके टेक्स्ट फाइल वगैरह प्रिपेयर कर रही है। जब आपका डेटा सेट प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद आपकी ट्रेनिंग का काम स्टार्ट होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी जॉब को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटा सेट हमारे पास मौजूद है, कॉन्फ़िगरेशन हमें जॉब की करनी है। क्या क्या करेंगे, इनपुट की कॉन्फ़िगरेशन, लोकेशन कहाँ पे, डेटा सेट कहाँ पे, ट्रेनिंग का कहाँ पे। ठीक है, जब आप लोकेशन बताते हैं एस्टिमेटर या आपके मॉडल को ट्रेन करने से पहले, OG यानी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन डॉट फिट के फंक्शन से पहले हमने क्या किया था, हमने चैनल्स बताए थे। इनपुट डेटा कहाँ पे, आउटपुट डेटा कहाँ पे, ठीक है, और वैलिडेशन डेटा कहाँ पे, वो आपने कॉन्फ़िगरेशन लोकेशंस बतानी, इंफ्रास्ट्रक्चर बताना कि कौन से इंस्टेंस के ऊपर इसकी ट्रेनिंग होगी, हाइपर पैरामीटर बताना कि भाई पॉक वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होंगी। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताते हुए जा रहे हैं।
क्या कर रहा है, सबसे पहले इनपुट को डिफाइन कर में, फाइल साइज हमें पता चल गया, हमें स्पीड चाहिए 1 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कौन सा हमें लेना चाहिए, FSX। ठीक है, तो 1 गीगा स्पीड से भी हम फाइल सिस्टम पे काम करते हैं FSX सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो भी आपके क्या होंगे, 25 मिनट लगेंगे स्टोरेज के ऊपर। इमेज क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम वगैरह ये इसको सपोर्ट नहीं करते शेयरिंग को, तो हम इसलिए हम इमेज सेगमेंटेशन वगैरह या जो भी आपकी है उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, ब्राजील वगैरह के ऊपर काम करेंगे। रेप्लिकेटेड, ये अभी हमने पढ़ा था कि फुल डेटा क्या होता है आपका, कॉपी पेस्ट होता है। स्प्लिट द डेटा सेट इनटू मल्टीपल फाइल, रिकॉर्ड आईओ के आप इंस्टेंस या लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या है, इन जनरल मल्टीपल फाइल क्रिएट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इसको हम छोड़ के थोड़ा सा आगे स्विच करते हैं क्योंकि हमारे पास 5 मिनट रह गए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं ना, ये हमारे पास फाइल का नाम है MLP3DN24X लार्ज, बहुत बड़ा इंस्टेंस है, अच्छी खासी इसकी कॉस्ट आई। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखें 8 NVIDIA V100 विद 32 GB ये आपके GPUs हैं, ठीक है, और 2 GPU ट्विस अमाउंट ऑफ अवेलेबल यहाँ पे मौजूद है। P3 इंस्टेंस के अंदर 96 इंटेल स्काईलेक कोर्स मौजूद है, 768 GB रैम्स मौजूद है, हार्ड डिस्क है 1.8 TB। ठीक है, अच्छी खासी कॉस्टली आपके पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि नेटवर्क स्पीड आपको देता है 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड डेटा ट्रांसफर रेट या थ्रूपुट रेट। स्ट्रीम डेटा S3 सही है भाई, इसको हम इस्तेमाल कर देंगे। तो इसकी जो कॉस्ट आ रही है कितनी आ रही है दोस्तों, 2 TB GPU वगैरह के ऊपर आपकी अगर 1 घंटे भी चलाते हैं तो आपकी 43 पॉइंट समथिंग आती है, और अगर हम इसके 2 कोर पे 8 कोर पे चला रहे हैं तो उसकी यानी 1 घंटे की कितनी कॉस्ट आ रही है, तो 350 आर आपकी पर यानी इंस्टेंस के ऊपर कॉस्ट आएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हम इसको सिर्फ पढ़ लें, इम्प्लीमेंट करना चाहें तो फ्री ट्रायल्स। अच्छा, ये देखिए डायरेक्टली आपको ना इम्प्लीमेंट भी नहीं करने देगा, जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लगाएंगे ना, आपको पहले सेज मेकर या अमेजोन की टीम से बात करना होगी, उसके बाद उनसे अलाउ करवाएंगे, फिर वो अलाउ करेंगे, फिर आप वो काम कर सकते हैं। इपॉक को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 से इपॉक है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर को इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर इपॉक के बाद आपका लर्निंग रेट क्या है, हाफ होता जाएगा। तो अगर यानी 2 या 3 के बाद उस इपॉक पे फर्क नहीं पड़ता तो अर्ली स्टॉपिंग हम इस्तेमाल करेंगे। अर्ली स्टॉपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एनीवन? सर उसको थोड़े इपॉक्स पे वो स्टॉप कर देगा। एक्यूरेसी अगर इंक्रीज नहीं हो रही हो तो हम वो करते हैं सर, अपने ट्रेनिंग को रोकते हैं, स्टॉप कर देते हैं सर। एक्यूरेसी बिल्कुल, अगर कॉल बैक इंक्रीज फंक्शन ना हो होता तो है, ट्रेनिंग को रोक देते हैं। बिल्कुल ऐसा, ये कॉल बैक फंक्शन होता है, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चल गया, कॉल बैक फंक्शन बहुत सारी तरीकों से आप उसको रोक सकते हैं, वो एक्यूरेसी पे हो सकता है, वैलिडेशन पे हो सकता है, नंबर ऑफ बॉक्स पे हो सकता है, तो वो बहुत सारी वैलिडेशन आप डायनामिकली वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि अर्ली स्टॉपिंग वगैरह भी यहाँ पे हम अलाउ कर रहे हैं, और हर यानी इपॉक के बाद या हर ट्रेनिंग के बाद आप हाफ लर्निंग रेट क्या है कम करते हैं। तो लर्निंग रेट आपको पता है क्या होता है, अच्छा अब यहाँ से देख लेते हैं, पाइपलाइन मोड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनपुट चैनल हम बताएंगे फ्री रेप्लिकेट, तो फ्री रेप्लिकेटेड को इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग चैनल आर शफल फॉर एक्स्ट्रा रैंडमनेस, तो आप रैंडमनेस लाने के लिए कि यार हमारा मॉडल बायस नहीं हो तो हम उसको शफल भी करें। अब देख लेते भाई, इमेजनेट स्प्लिट, जो भी आपकी यानी फाइल्स हैं स्प्लिट की भी रखी हुई है। ट्रेनिंग पार्ट के अंदर आपका जो बकेट जहाँ पे डेटा है वो आपने उठा लिया, ट्रेनिंग पार्ट के अंदर S3 वैलिडेशन पाथ, S3 आउटपुट पाथ, ये 3 पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, ट्रेनिंग और शफलिंग, ये 2 आपने इंपोर्ट किए पैकेज या क्लासेस। ट्रेनिंग के अंदर आपने बताया S3, ये आपके पास क्या है, ट्रेनिंग का पाथ है। डिस्ट्रीब्यूशन फुली रेप्लिकेटेड इस्तेमाल, और शफल की यानी कोई पैरामीटर देते हैं उसके मुताबिक वो रैंडमनेस शफल करता है। कंटेंट टाइप रिकॉर्ड आई, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, तोड़ा हुआ उसको। S3 प्रीफिक्स, ये आपकी डेटा की टाइप है। पाइप मोड को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम यही चीज़ वैलिडेशन के लिए होगी। चैनल्स पे पास करेंगे 8 MLP3DNN24 एक्स्ट्रा इंस्टेंस को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो भाई इसको बड़े ध्यान से आप इस्तेमाल करेंगे, और इसके 8 इंस्टेंस आप कर रहे हैं आप, ठीक है, तो ये बड़े सोच के ये कोड चलाएंगे, तो उसका मतलब है आपका जो बिल बनेगा फिर आपकी सोच है।
ये हाइपर पैरामीटर आपने सेट किए हैं, लेयर्स कितनी होंगी, प्री ट्रेन मॉडल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद क्या प्री ट्रेन मॉडल आपने जीरो कर दिया, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, 1000 क्लासेस हैं, नंबर ऑफ सैंपल 1.2 मिलियन हैं आपके पास। ऑगमेंटेशन क्या आती है, आप एक तस्वीर से और तस्वीरें बनाते हैं तो क्रॉपिंग जस्ट अलाउ की है। मिनी बेस साइज कम से कम भी 2800 तस्वीरें उठ के जाएंगी। 200 इपॉक बताएं, अर्ली स्टॉपिंग आपने ट्रू की हुई है, और ईयरली स्टॉपिंग पैशन यानी 30 इपॉक से, यानी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो ईयरली स्टॉपिंग कर देता है। लर्निंग रेट आपका हाफ होता जा रहा है, लर्निंग रेट आपका फैक्टर कितना हाफ होगा। उसके बाद क्या है आपके पास स्केड्यूल बताया हुआ है कि लर्निंग रेट कहाँ कहाँ आपको यानी देखना है, हाफ करने हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन आपने डिससिंक्रोनाइज अप्लाई की हुई है। और K3 का मतलब है टॉप 3 आपकी 200 एक्यूरेसी जब यानी इपॉक चले हैं तो आपके टॉप 3 इपॉक के अंदर सबसे ज़्यादा जिनमें एक्यूरेसी आई या कंफ्यूजन मैट्रिक जो भी आपकी क्या कहते हैं इसको हम, परफॉर्मेंस ऑफ मैट्रिक्स है जिसे भी आप मेजर कर रहे हैं, वो टॉप 3 उठा के लिए आएगा। बाकी तो कुछ मसला ही नहीं, डॉट फिट लगाना है। कितना टाइम लेगा ये? 5 घंटे। 1 सेकंड में 17,303 को परफॉर्म करता है। इसका मतलब है टोटल सेकंड कितने में होंगे, ठीक है। और आपकी कॉस्ट एक के ऊपर आ रही है, 8 आपके कोर्स चल रहे हैं तो कितने डॉलर बन रही है? $1680। सर ये 5 घंटे चलेगा? हाँ ये 5 घंटे चलेगा अगर आप फुल डेटा सेट के ऊपर चलाएंगे। सर ये तो गरीब को बचा नहीं करता। नहीं, अमीर भी नहीं करेगा, वो क्यों करेगा यार, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए कोई फायदा तो हो ना। अब मुझे पता है कि हाँ ये कंपटीशन है, मैं इसको अभी यानी चलाऊं और इससे मुझे इतने पैसे मैं जीत सकता हूँ तो मैं चलाऊंगा, अदरवाइज अभी मुझे क्या जरूरत है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया और मुझे पता चल गया कि फुल को हम ट्रेन कर सकते हैं, ये हमारे पास यानी एबिलिटी है, काबिलियत है। लेकिन कितने दिन लग रहे हैं ये देखो, 5 दिन डेटा डाउनलोड करने के, 5 घंटे ये सही है। तो ये आपके लिमिटेशन टाइम है, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट कर लेंगे 5 दिन 5 घंटे के अंदर। ये मैट्रिक्स है जीपीयू की, मेमोरी की एक्यूरेसी वगैरह आपकी कितनी गिर रही है, कितनी बढ़ रही है। हाँ वही, अब ये पर्सन वगैरह कितनी आपकी कॉस्ट हो रही है, कितनी कॉस्ट बढ़ रही है। बाकी सामरी है जो चीज़ हमने पढ़ी हैं कि कब और कहाँ हमें इंक्रीज करना चाहिए, इंस्टेंस कब चेंज करना चाहिए, ठीक है, किस तरह हम देखते हुए कौन से फाइल सिस्टम को इस्तेमाल करें, एंड फाइनली बिग डेटा वगैरह के लिए कौन से इंस्टेंस की टाइप सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये सिंपल सा यानी चैप्टर था जो कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट बेस्ड। अच्छा वो एक्सपेरिमेंट हम खुद करते, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती, तो वो उसने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट है वो इसने हमारे साथ शेयर किया, तो हमने रिजल्ट के ऊपर जस्ट डिस्कशन की है। अच्छा फिर फर्दर जो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे चैप्टर 11। सर चैप्टर 11 जी जी सर मैंने एक बार फर्स्ट करें सर कि सेज मेकर से मैंने एक मॉडल मैंने ट्रेन कर लिया ना सर, अब मैं उसको अपने प्राइवेट नेटवर्क में इस्तेमाल करना चाहता हूँ सर, ठीक है, जो कि इंटरनेट से बिल्कुल मैं कट ऑफ हूँ अपने सर्वर पे। अब मैं उस पर डिप्लॉय करने के बाद क्या वो चलेगा या नहीं सर? जी, उसके लिए चैप्टर 11 है। अच्छा चैप्टर 11 इन्हीं चीजों को डिस्कस कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने कहा था अपाची MXNet की बात की थी। जी जी सर आपने बताया था। हाँ ठीक है, तो ये अपाची MXNet और आपके model.tr.gz ये जो फाइल है, ये फाइल हमारे पास होना चाहिए। ठीक है सर, एक वीडियो भी आपको सेंड किया था मैंने सर, वो आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया व्हाट्सएप पे। अच्छा मैंने वीडियो लिटरली देखी नहीं है, मुझे ना समरी लिख के दे दिया पर वीडियो अगर टाइम भी मैंने व्हाट्सएप मैंने प्राइवेट मैसेज भी किया हुआ सर, और उस पे जुल्किफिल नाम है काइंडली वो अगर आप देख रहे हैं मैं अभी थोड़ा सा अगर गाइडेंस अगर गाइड करें सर, प्राइवेटली कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे अच्छा जुल्किफिल मुझे ना कल याद दिला दो, कल फर्स्ट हाफ में ना 12 बजे या 11 बजे तक तो डिस्कस कर लेते हैं, कॉल पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा सर मैंने जी जी सही सर, वो जो सर रऊफ ने और कुछ कोड्स हमने यहाँ पे जो डिस्कस किए थे वो आपने अपनी रिपोजिटरी पे पुश किए हैं, वो नहीं मिल रहे थे।
इनको टॉप पे आना चाहिए था ना। सर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है? बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। सॉरी सर। अच्छा यार, वेब पर मुझे मिल नहीं रही, लिंक पर जरा चेक करें, वैसे मैंने शेयर कर दिया था, मुझे याद है। ठीक है, तो इसको सर सेज मेकर से भी बनी हुई है। अच्छा सेट मेकर वही के नाम सर्च से टॉप पे आ जाना चाहिए थी इसको, या चैप्टर 2 तक दिखा रहे हैं। जी सर। सर वो कोड्स जो एक्सप्लेन किए थे सर राउफ ने, और एक दो और वो इसने भी एक्सप्लेन किए थे, वो कोड नहीं है। सर अभी चलो मैं शेयर नहीं किए। ठीक है, मैं रऊफ वगैरह से ले लेता हूँ और मैं उसको फिर शेयर कर दूँ, क्योंकि सर मैंने वो देख आज ही लिया। कर दें, क्योंकि ये है कि क्विज भी लेना है, तो उससे पहले एक दफा तो ट्राई करने थे दोबारा। चलो मैं उसको क्योंकि करता वो हूँ ये। वहाँ पे तो सर इंस्टेंस पे तो चल जाते हैं, लेकिन ये है कि अपने सिस्टम पे कुछ इश्यूज आते हैं, तो वो कोड वर्क कर जाएगा, क्योंकि वो अपने सिस्टम पे कोड किया हुआ था। ये रऊफ वाली स्लाइड्स हमारे पास आ गई। ठीक है, बाकी मैं लेता हूँ, कासिम ने दूसरे कोड किए थे, वो कोड मैं अपने कासिम से लेता हूँ और फिर उसको हम पुश करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। Recording